नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, हमारी बुकलेट की बात कर रहे हैं। और उस बुकलेट का हमारा अंतिम माह है वो जुलाई माह की बात करेंगे हमने जनवरी से लेकर के जून तक का कंप्लीट है वो अध्ययन कर लिया है। जुलाई हमारे एक बाकी बचा था तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो बुकलेट है करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेशनल हम ऑलरेडी सारी पढ़ चुके हैं। नेशनल की एक मैराथन क्लास है वो भी ऑलरेडी उपलब्ध है चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जनवरी टू जुलाई तक राजस्थान के एमसीक्यूज जो है हर पेपर के अंदर जो हूबहू छपते हैं वो एमसीक्यूज की क्लास है वो भी मैंने सारी करवा दी है। हमें आने वाले समय के अंदर जनवरी से जुलाई तक के जो एमसीक्यूज है उनकी एक क्लास आपको, कंबाइंड क्लास आपको मिल जाएगी। या तो मैं उनको मर्ज करके अपलोड कर दूंगा या मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। वो समय अनुसार मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा। यदि आप पहली बार आए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है या इसकी आपको बुकलेट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। आप जो एग्जाम बंधु अकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए और वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जुलाई 2025 के अंतर्गत हमारी जो आपके पहली न्यूज है वो क्या है, आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में क्या कर दी भाई, वृद्धि कर दी। यानी हाल ही में कैबिनेट बैठक के अंदर क्या हुआ, आरपीएससी के जो सदस्य की संख्या है वो पहले 7 थी, अब बढ़ा करके वहां उनकी संख्या वो 10 कर दी। और एक अध्यक्ष पहले से था, अभी भी है। यानी पहले जो आरपीएससी के अंदर 1+7 था, अब क्या है, अब इनकी संख्या बढ़ा करके 1+10 कर दिया। क्या कर दिया, 1+10 कर दिया है। तो आपको याद रखना कुल पद आरपीएससी के अंदर कितने हो गए, एक अध्यक्ष सहित है कुल 11 पद है वो आरपीएससी के अंदर हो गए हैं। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। यानी यहां पर देखो कितने सदस्य और जोड़ने की आपकी अनुमति प्रदान की, तो वो भी ध्यान रखना कि 14 जुलाई को राजस्थान मंत्रिमंडल ने आरपीएससी में 3 नए सदस्य जोड़ने की बात की थी। पहले 7 थे, अब 10 हो चुके हैं, एक अध्यक्ष हो चुका है। टोटल पद कितने हो गए, टोटल आपके 11 हो गए। देखो कानूनी जो संशोधन है वो कहां पर कौन सा संशोधन किया गया इन्होंने ये बढ़ाने के लिए। तो देखो संशोधित विनियमन की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो सेवा शर्तें हैं उनका एक विनियम है 1974। इसमें क्या किया, इसमें संशोधन किया। विनियम के 3(1) क्लॉज के अंदर 7 की जगह 10 सदस्य शब्द है वो किया गया। यानी वहां पर इस 1974 के जो विनियम है उसके अंदर विनियम 3(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आयोग के अंदर 7 सदस्य होंगे, वहां पर 7 की जगह 10 को प्रतिस्थापन किया। विधानसभा में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें 1963 में संशोधन हेतु विधेयक विधानसभा में पेश होगा। 17 जुलाई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 318(a) के तहत इसमें जो है आपको राज्यपाल की स्वीकृति मंजूरी मिल गई। यानी अनुच्छेद 318(a), ध्यान रखना सदस्यों की नियुक्ति या जो पद बढ़ाने का आपके आर्टिकल है वो आर्टिकल 318(a) आपको याद रखना, ठीक है। पद संबंधित वृद्धि यानी 318(1) के अंदर आप ये याद कर सकते हो कि 318(a) में लिखा हुआ है कि यदि आपके राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर पद की वृद्धि करनी होगी तो वो आपके क्या है, विधानसभा द्वारा एक विधेयक लाया जाएगा जिसको राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त होती है, वो क्या है उसमें संशोधन हो जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है, ये आपके अनुच्छेद 318(a) में लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो इसमें जो है उस संस्था का पद वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद में देखो नया विनियम लागू हो गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें संशोधन विनियम 2025 क्या है तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। यानी 1974 से अब क्या है 2025 है वो इसमें लागू हो गया। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अनुच्छेद 318 है जिसके अंदर लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें विनियमित करने हेतु राज्यपाल को क्या है इससे संबंधित अधिकार है। ये 318(1) में लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि 318(1) चर्चा में रहा है तो इससे जो है जरूर प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्यों की जो कब वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, इस टेबल को भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब भी कोई जो है चीज़ चर्चा में आती है तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी है वो पूछे जाते हैं। तो उसको आपको जैसे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जैसे 1949 की बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य सहित कुल 3 पद थे। फिर 1962 यानी आपके 13 साल बाद में 49 से 62 13 साल बाद में भाई आपने कहीं करियो पद बढ़ा ही दिया और कितना कर दिया, ठीक है। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर बाकी टीचर्स है वो मारवाड़ी में बात करे थे, मारवाड़ी में बात है क्यों कौन करो, ठीक है। कभी कभी मारवाड़ी भी सुना दिया करो बीच बीच में। तो काफी कमेंट भी करिया करे साथी। तो देखो कि 1949 से लेकर के 1962 तक, ठीक है। कभी कभी सुना, कभी मौका पड़ेगा तब सुनाएंगे। चलो 1949 से 1962 के अंदर आपके पद बढ़े, 1 से कितने कर दिए, 1 से 4 कर दिए। फिर बात करें 1965 और 1965 के अंदर फिर क्या किया, फिर यहाँ पर 1+4 कितने हो गए, 5 हो गए। यानी यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यानी एक बढ़ाया, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, एक पद बढ़ाए उन्होंने। 49 के बाद में 62 65 में भी 1 बढ़ाया। फिर 1985
20 साल के बाद में एक पद बढ़ाया 1985 के अंदर, 1+5 करके कितने कर दिए, 6 कर दिए। उसके बाद में 2011 27 जून 2011, ये डेट याद रख लेना, 27 जून 2011 को क्या है 1 और 7 कर दिए गए, यानी 2 पद वहां उस समय बढ़ा दिए थे। यानी 27 जून 2011 को कितने पद बढ़ाए, तो 2 पद बढ़ाए थे, और उस समय 1+7 करके 1 जो है बराबर 8 पद है। और ये 2011 से वर्तमान तक ये जो चली आ रही थी 2025 तक, और अब 2025 के अंदर यहाँ पर है वो 3 पद बढ़ाए, यानी यहाँ पर 1 बढ़े थे, यहाँ पर 2 पद बढ़े, और सर्वाधिक इस बार है वो 3 पद इन्होंने बढ़ाए, और अब 1+10 बराबर कितने हो गए, 11 पद टोटल हो गए हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपको पूरा टेबल है वो आपको याद रखनी है, थोड़ी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की बात करें, ये आपके पटवारी में भी पूछ लिया गया है। और नए मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है, न्यायमूर्ति KR श्रीराम है, जिन्होंने शपथ ली है अभी। हालांकि जून करंट अफेयर में हमने इसको पढ़ा था, क्योंकि ये जो घोषणा है वो उस समय हो गई थी, तो जून में भी पढ़ा था। शपथ इन्होंने 21 अप्रैल को ली है, 21 जुलाई को ली है, इसलिए हम इसको जुलाई में भी पढ़ रहे हैं। तो अब वर्तमान के अंदर राजस्थान के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो KR श्रीराम है। राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बागड़े हैं। इन्होंने इनको क्या किया, शपथ दिलाई, यानी इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, याद रखना। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न आपके पटवारी के अंदर भी पूछा हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना। 14 जुलाई को नियुक्ति की थी, और आपके पद ग्रहण 21 जुलाई को इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। पद राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं भाई, 43वें नंबर के हैं, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना। नाम क्या है, KR श्रीराम है, तो इनका नाम भी इनको आपको ध्यान में रखना है। KR श्रीराम 43वां है आपके मुख्य न्यायाधीश है, और राष्ट्रपति ने नियुक्ति की, राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई। इनसे पूर्व जो न्यायाधीश है वो कौन है, ये भी आपके पूछा गया था पटवारी के अंदर, और ये कौन है, MM श्रीवास्तव है। MM श्रीवास्तव है, जिनका स्थानांतरण कहाँ कर दिया, मद्रास हाईकोर्ट में कर दिया, और KR श्रीराम को मद्रास से राजस्थान लाए, और MM श्रीवास्तव को राजस्थान से मद्रास भेज दिया गया, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया। और इनका कार्यकाल संभावित अवधि मात्र 69 दिन की रहने वाली है, और 27 सितंबर 2025 को ये क्या है, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी लगभग जो है 2 महीने और कुछ दिन ऊपर ये आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं, 43वें नंबर के हैं। तो इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, हालांकि इससे तो खूब प्रश्न पूछ लिए गए। KR श्रीराम का पूर्व न्यायिक अनुभव क्या क्या है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने सेवा शुरू की 2013 से, और सितंबर 2024 तक तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने सेवा दी। उसके बाद में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए 27 सितंबर 2024 को। उसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में इनका स्थानांतरण हो गया है। अन्य न्यायिक आपके स्थानांतरण और नियुक्तियां भी हुई है इस समय 2025 के अंदर, जैसे SP सिंह को आपके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। जस्टिस आपके श्री चंद्रशेखर को राजस्थान हाईकोर्ट से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। जस्टिस अरुण मोगा को राजस्थान हाईकोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यानी ये क्या है, ये इस समय आपके थोड़ा बहुत फेर बदल हुई है, ये याद रखना। ये काफी चर्चित जस्टिस है, अरुण मोगा है, ये आपके यहाँ पर जो है आप डेली अखबार में न्यूज़ पढ़ोगे, या हमारे वैकेंसीज रिलेटेड जितने भी सर्विस मैटर पे जो कैसे लड़ते हैं, तो वहां पर अपन अक्सर उन फैसलों के अंदर इनका नाम देखते हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा आइडिया रखना कि अरुण मोगा जी और ये श्री चंद्रशेखर जी, ये दोनों राजस्थान हाईकोर्ट में थे, और अब इनका ट्रांसफर होकर के दिल्ली चले गए, और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अब वर्तमान में राजस्थान में आ गए, जस्टिस SP शर्मा। तो आपको इनकी ध्यान में रखनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश आए भाई। 22 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा आपके नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई, यानी ये भी आपके कब, जुलाई की बात है। जुलाई के अंदर जो है आपके इनकी काफ़ी सारी नियुक्तियां हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछी भी जा सकती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे इनकी सिफारिश की करें तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा की गई थी इनकी सिफारिश। 22 जुलाई को क्या इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया नियुक्ति का। 6 वकील कोटे से बने भाई, ठीक है, यानी 6 तो जो है आपके वकील कोटे से बने हैं। कितने न्यायाधीश है टोटल 7 न्यायाधीश हैं, जिसके अंदर 6 तो वकील कोटे से बने हैं, और एक आपके कौन बना था, एक न्यायिक अधिकारी कोटे से बना। तो 6 वकील कोटे से और एक न्यायिक अधिकारी कोटे से टोटल 7 जस्टिस बने, जिसके अंदर सनीप तनेजा स्थायी न्यायाधीश, बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंधी अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, और एक न्यायिक अधिकारी कोटे से बने हैं संगीता शर्मा, ये पूर्व जिला जज रहे हैं अजमेर के, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। तो ये बने हैं एक। तो यहाँ पर जो कितने न्यायाधीश, 7, 6 वकील कोटे से और एक न्यायिक अधिकारी कोटे से, टोटल 7 न्यायाधीश है वो राजस्थान को मिल गए। यानी ये 7 मिलने के बाद में राजस्थान में हाईकोर्ट के अंदर इतिहास में सबसे ज्यादा एक साथ जजों की नियुक्ति हो चुकी है। मतलब संख्या के अंदर 7 का नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्तमान के अंदर जैसे है कुल न्यायाधीश कितने, 43 न्यायाधीश है। यानी अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास के अंदर एक साथ में 43 पद पर कभी रही नहीं, यानी सिर्फ 7 पद खाली रहते, तो 43 कभी रही नहीं थे, क्योंकि हम पहली बार जो है एक बार 40 से अधिक थे, और इस बार जो है वापस 43 हुए हैं, यानी दूसरी बार जो है ये संख्या है इन्होंने 40 से पार की है। ठीक है, महिला न्यायाधीश कितनी है, तो 4 है, यानी 3 महिला न्यायाधीश पहले से थी, और एक आपके संगीता शर्मा जो न्यायिक अधिकारी कोटे से अब बनी है। तो अब जो कितनी महिला न्यायाधीश हो गई, टोटल 4 हो गई। 3 कौन थी पहले, याद रखना चारों का नाम, रेखा बोराना है,
शुभा मेहता है, नुपुर भाटिया है और संगीता शर्मा अब बनी है। यानी अब कितनी महिलाएं होगी? 4 महिला न्यायाधीश होगी। टोटल 50 पद स्वीकृत है, जिसमें 43 पद आपके क्या हुए? भरे हुए हैं, और दूसरी बार संख्या 40 के पार हुई है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें, आपके रालसा की बात करें, तो इसका नवीन कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को बनाया। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम के परामर्श से हुई थी। कार्यकाल इनका कितना रहेगा? सेवानिवृत्ति तक रहेगा। रालसा की स्थापना 7 अप्रैल 1998 को राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा की गई थी। इस चीज का भी ध्यान रखें कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1998 को की गई थी। तो ये चीजें सारी आपको ध्यान रखनी है भाई। उसके बाद में देखो, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक DGP की बात करें 2025, तो कौन बने? राजीव कुमार शर्मा बने। पदभार 3 जुलाई को ग्रहण किया। पूर्व DGP आपके कौन थे? रवि प्रकाश मेहरड़ा थे, जो आपके सेवानिवृत्त हो गए। कब? 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए रवि प्रकाश जी मेहरड़ा। तो उसके बाद में किनको बना दिया? राजीव कुमार शर्मा को बना दिया। प्रारंभिक रूप से 2 वर्ष कार्यकाल रहता है इनका। पूर्व पद ये आपके BPRND दिल्ली के अंदर थे, और इससे पूर्व राजस्थान में DGP SCP रहे, DGP लॉ और ऑर्डर रहे, IG भरतपुर और बीकानेर भी रहे। सम्मान राष्ट्रपति पुलिस पदक का इनको 2014 में मिल चुका है। हालांकि इनसे एक ही प्रश्न आता है, नाम क्या है DGP का? यही प्रश्न आता है, राजीव कुमार शर्मा। नाम याद रखना यहाँ से, ज्यादा इतना जो है यहाँ से प्रश्न आता नहीं है। रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण अध्यक्ष की नियुक्ति की गई भाई। यानी रियल एस्टेट अपीलीय जो अधिकरण है उसके अंदर अध्यक्ष किसको बनाया है? तो ये ध्यान रखें, जस्टिस मदन गोपाल व्यास। जस्टिस मदन गोपाल व्यास को रियल एस्टेट अपीलीय आपके अधिकरण के अध्यक्ष बनाए हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को नियुक्ति देती है। 5 या 67 वर्ष आयु जो भी पहले हो वहां तक इनका कार्यकाल रहता है। किसमें? अपीलीय रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अंदर 5 या 67, ठीक है, 5 या 67 है, जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल रहता है। ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ? ये जो है आपके पूछा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि रियल एस्टेट अपीलीय जो आपके अथॉरिटी है, अपीलीय अधिकरण है, उसकी यदि बात करें, इसका इस ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो आपके 6 मार्च 2019 को इसका गठन हुआ। यानी इस रियल एस्टेट जो ट्रिब्यूनल है, अपीलीय जो ट्रिब्यूनल है, यानी रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति 6 मार्च 2019 को हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी है यहाँ पर, और इनका नाम याद रखना, जस्टिस मदन गोपाल व्यास को इसका अध्यक्ष बनाया है, जिसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति नियुक्त किए गए कौन? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। ठीक है। यानी MDSU यूनिवर्सिटी के जो आपके कुलपति नियुक्त हुए हैं अजमेर की, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल रहे हैं। 3 या 70 वर्ष आयु, जो भी कुलपति है उनकी क्या है? 3 या 70 वर्ष आयु है। ये इनकी जो है आपके एज लिमिट है कार्यकाल की, कुलपतियों की, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो क्या है आपका? 3 या 70 वर्ष। नियुक्ति राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े। यानी राज्यपाल क्या होता है? कुलाधिपति होता है, और राज्यपाल भी है और कुलाधिपति भी है हरिभाऊ बागड़े। तो इनके द्वारा यह नियुक्ति की गई थी। सुरेश कुमार अग्रवाल को कुलपति बनाया गया है। 3 या 70 वर्ष जो भी इनकी पहली हो जाएगी तब तक ये कार्यरत रहेंगे भाई। ठीक है। उसके बाद में देखो, कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहां पर? विधानसभा परिसर के अंदर। यानी ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं MCQs के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कारगिल शौर्य वाटिका आपके विधानसभा परिसर। तिथि क्या है? 26 जुलाई 2025 को। अवसर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर। उद्घाटन करता विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मुख्य आयोजन आपके 21 वीरांगनाओं द्वारा पौधारोपण। मुख्य आयोजन क्या है? 21 वीरांगनाओं द्वारा पौधारोपण। मुख्य आयोजन क्या है? 21 वीरांगनाओं द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया था। यदि आप RPSC की तैयारी कर रहे हो तो इन संख्याओं का ध्यान में रखें। प्रश्न सीधा आ सकता है कि कारगिल शौर्य वाटिका के उद्घाटन के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर कितनी वीरांगनाओं के द्वारा पौधारोपण किया गया था? सीधा प्रश्न आएगा, 21, 25, 24 ऐसे प्रश्न आएगा। तो 21 कारगिल शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मान किया गया और 21 वीरांगनाओं द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया था। ये आपके ध्यान में रखना है। विधानसभा परिसर के अंदर की बात है। कारगिल शौर्य वाटिका कहाँ बनाई जा रही है? तो विधानसभा परिसर के अंदर बनाई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यह आपके बनाया जा रहा है। वाटिका के अंदर पौधे कौन कौन से लगेंगे भाई? कारगिल शौर्य वाटिका के अंदर तो सिंदूर का पौधा लगेगा, एरिका पाम का पौधा लगेगा, सॉन्ग ऑफ इंडिया और कृष्णा फाइल्स और आपके क्या? क्रोटॉन। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है कि भाई राजस्थान मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी 14 जुलाई को, अभी हमने बात की थी, जिसके अंदर RPSC और इनके मंजूरी दी थी पद बढ़ाने की। वैसे ही उस बैठक के अंदर 2-3 काम इन्होंने और किए थे। जैसे एक यहाँ पर ये संयुक्त उद्यम और जॉइंट वेंचर को इन्होंने मंजूरी दी थी। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। हमारी जो MCQs क्लास थी उसके अंदर हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि जॉइंट वेंचर को मंजूरी दी, यानी उसका उद्देश्य क्या है? तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और बिजली उत्पादन में वित्तीय भार को कम करना। यानी अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली उत्पादन के वित्तीय भार को कम करने के लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर को
मंजूरी दी थी। कुल 3 जॉइंट वेंचर को यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दी थी। एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड था, दूसरा आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड था और तीसरा गेल इंडिया लिमिटेड था। 3 थे। 3 के अंदर एक तो जैसे राजस्थान की जो कंपनी है वो आपके ये थी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये शामिल थी इसके अंदर, ठीक है। तो कुल 3 जॉइंट वेंचर थे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में। कौन कौन सा? एक इंद्रप्रस्थ, एक आपके ऑयल इंडिया और एक गेल इंडिया। 3 है, तीनों याद रख लेना, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा आपके जॉइंट वेंचर के अंतर्गत शामिल नहीं थे? 3 ये और जो इसके अलावा आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखें। फिर इनका देखो साझेदारी, देखो यहाँ पर साझेदारी कितनी है? 74-26 है, यहाँ पर 50-50 है और यहाँ पर 50-50 है, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखनी है, ये आपके अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। 74-26 और 50-50। उसके बाद में देखो आगे, जैसे प्रमुख परियोजना ही है 500 मेगावाट सौर परियोजना इंद्रप्रस्थ द्वारा लगाई जाएगी। 1000 मेगावाट सौर परियोजना प्लस 200 मेगावाट की पवन परियोजना, आपके 5000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, ठीक है। 750 मेगावाट सौर प्लस 250 मेगावाट पवन यानी 4200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये किसके लिए है? ये इंद्रप्रस्थ द्वारा है। ये आपके दूसरी जो ऑयल इंडिया है किसके द्वारा है? ये ऑयल इंडिया के द्वारा है, ठीक है। और ये आपके किसकी है? ये आपके गेल इंडिया द्वारा है, गेल इंडिया द्वारा है। तो जो तीन जॉइंट वेंचर हुए थे, फर्स्ट जॉइंट वेंचर के द्वारा क्या किया गया था? 74-26 क्या है? 74-26 इनका जो है आपके साझेदारी थी। वहां पर 500 मेगावाट की सौर परियोजना लगाई जाएगी, इंद्रप्रस्थ द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में 1000 सौर और 200 पवन की बात करें, 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? ऑयल इंडिया। उसके बाद में 750 मेगावाट सौर और 250 मेगावाट पवन की बात करें तो 4200 करोड़ रुपए का निवेश कौन करेगा? आपके गेल इंडिया। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरे ज्वाइंट वेंचर में 2000 करोड़ निवेश करेगी कौन सी भाई? गेल इंडिया। तो ये आपके ध्यान रखना। तीसरे जो ज्वाइंट वेंचर है, तीसरे उसके अंदर 2000 करोड़ का निवेश कौन करेगी? गेल इंडिया करेगी, और बाकी आपके जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है वो करेगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के करेंगे। उसके बाद में ये जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां से ये पूछी जाएगी कौन सी कि भी धौलपुर और जो रामगढ़ के जो गैस आधारित पावर प्लांट है वो आपके ज्वाइंट वेंचर को ट्रांसफर हो गई, और कौन से ज्वाइंट वेंचर को ट्रांसफर हुए? गेल इंडिया ज्वाइंट वेंचर को ट्रांसफर हुए। ये प्रश्न है वो पूछा जाएगा आपके कि भाई हाल ही के अंदर जो धौलपुर और रामगढ़ के गैस पावर प्लांट है वो कौन से ज्वाइंट वेंचर को आपके ट्रांसफर किए गए थे? आपके जो दो नाम तो ये आएंगे, इंद्रप्रस्थ आएगा, ऑयल इंडिया आएगा और गेल इंडिया आएगा। तो जो गेल इंडिया है इसको इन्होंने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये इन्होंने स्थापित किया था। तो आपको 3 तो याद रखना है, एक इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आपको 3 तो ये चीजें याद रखनी है और बाकी ऑयल और गेल ये याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंदर संशोधन कर दिया गया, यानी राइजिंग जो राजस्थान समिट है उसके अंदर जो निवेशक थे उनको इसके माध्यम से राहत दी गई कि जिन निवेशकों के पास में पीपीए या कनेक्टिविटी नहीं है वो भी भूमिगत हेतु आपके भूमि हेतु पंजीकरण करवा सकेंगे। राजस्व विभाग से सटे अपार्ट की अनुशंसा भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया। उसके अलावा देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर है, उसके जो प्रबंधन कमेटी है उसके अंदर बदलाव कर दिया गया था, ठीक है। गवर्निंग जो बोर्ड है उसमें बदलाव कर दिया गया था। जो आपके गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, तो इसमें कौन कौन इसके सदस्य होंगे उसकी इसमें बात की है। ये भी हमने अच्छे से एमसीक्यूज में पढ़ा है कि जो आरआईसी है, जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, जहां पर जितने भी इंटरनेशनल सम्मेलन वगैरह होते हैं वो राजस्थान के झालाना स्थित आरआईसी सेंटर है, यहाँ पर होते हैं जयपुर के अंदर। तो इसका संचालन अब कौन करेगा? इसका संचालन एक गवर्निंग जो बोर्ड है उसके माध्यम से होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कुल सदस्य कितने होंगे? तो ये 15 सदस्य टोटल कुल होंगे इसमें, जिसके अंदर सरकारी भी शामिल है और कुछ नामित भी इसके अंदर शामिल है। यह प्रश्न आता है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है। अध्यक्ष कौन होंगे? आपके मुख्य सचिव होंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। राजकीय महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। कौन कौन से के क्या नाम किए गए हैं? तो देखो, ओसिया जो राजकीय महाविद्यालय था उसका नाम किया गया शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यानी गोरखराम नाम कर दिया है ओसिया का। आपके बूढ़ा जोड़ का जो रायसिंह नगर वाला है उसका नाम श्री गुरु जम्बेसर कन्या महाविद्यालय कर दिया, और जो फतेहपुर वाला है उसका मोदीसन राजकीय आपके महाविद्यालय फतेहपुर कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 महाविद्यालय के नाम इन्होंने चेंज किए हैं। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 क्या है भाई? राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2000 क्या है? और इसका उद्देश्य क्या था कि अपराध पीड़ितों या आश्रितों को चिकित्सा, पुनर्वास या अंतिम संस्कार व्यय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। पहली बात हो गई, ठीक है। अब देखो, प्रबंधन संस्था कौन है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। पात्रता, वह पीड़ित जिन्हें अन्य किसी योजना से मुआवजा नहीं मिला हो वह इसके पात्र है। कानूनी आधार क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और संविधान का अनुच्छेद 39A इसका कानूनी आधार है। मुख्य संरक्षक कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो आपके मुख्य संरक्षक होते हैं इनके। और
उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष है इस योजना का, ठीक है, और इनके जो आपके इनके पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं उनके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो कौन होगा, या तो वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही की घटना हुई थी जुलाई 2025 में राजस्थान के आपके ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है सालसा के कार्य योजना 2025-26 के अंतर्गत बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। बैठक में 14.25 लाख की प्रतिकर राशि को है वो आपके स्वीकृति दी गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो है अपराध पीड़ित है और कोई भी उनके आश्रित है उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना मेन उद्देश्य, पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करवाना और अंतिम संस्कार में उनके होने वाले विवेक का जो वित्तीय सहायता प्रदान करना राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना का क्या है उद्देश्य है। तो इसको आप याद रखें। उसके बाद में देखो कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात करें तो 27 जुलाई 2025 को हुआ था। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर ये हुआ था। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखें। प्रश्न ऐसे आता है कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उसका आयोजन कहां पर किया गया था, ऐसा सीधा प्रश्न आता है। तो ये यहाँ पर किया गया था। मुख्य अतिथि भजनलाल जी शर्मा गए थे, सिंदूर का पौधा का रोपण किया और ड्रोन द्वारा यहाँ पर बीजारोपण किया था। विशेष उपलब्धि हरियाली तीज पर राज्य भर में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान रचा। और मिशन कौन सा है, हरियाणा और राजस्थान मिशन है। लक्ष्य इनका क्या है, लक्ष्य इनका 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाना, यानी मिशन ने हरियाणा और राजस्थान का लक्ष्य क्या है, 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाना। जयपुर जिला 42 लाख पौधे लगा करके प्रथम स्थान पर रहा है। तो मिशन हरियाणा के तहत, मिशन हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, मिशन हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रथम स्थान पर जयपुर जिला रहा है, जो 42 लाख पौधे लगा करके प्रथम स्थान पर रहा है। लक्ष्य याद कर लेना, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं इस मिशन के तहत में। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। वह कहां था 76वां, तो वो आपके जगत गुरु जो संस्कृत विश्वविद्यालय है जयपुर, वहां पर हुआ था। इस दौरान यहां पर पुरस्कार दिए गए थे, इसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर देखो 76वां राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का जो वन महोत्सव हुआ था जुलाई के अंदर, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। ठीक है, जगन्नाथ गुरु आपके रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां पर हुए। तो उसके बाद में देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर गए और इन्होंने ये काम किए और इन्होंने फिर जो पुरस्कार का वितरण किया, जो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है उनका वितरण किया था। यहाँ पर उद्घाटन के दौरान सिंदूर का पौधा रोपण किया था। इस चीज को याद रखें भाई, सिंदूर का पौधा रोपण किया था। ठीक है, ये जो है प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। ड्रोन द्वारा बीजारोपण किया गया। हरियाली तीज पर राज्य भर में 2.5 करोड़ पौधे लगा करके कीर्तिमान रचा और ये जयपुर जिला प्रथम आया, ये लक्ष्य वगैरह सारी चीजें याद रखनी है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार है, ये किन किन को मिला, इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट आपके म्यूजियम कहाँ पर, जोधपुर खेजरली के अंदर, यानी अमृता देवी इंडिजिनस जो प्लांट म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, जोधपुर खेजरली के अंदर बनेगा। ठीक है, 40 नगर वन स्थापित किए जाएंगे, 22 तो केंद्र सरकार द्वारा और 18 राज्य सरकार द्वारा। इस आंकड़ों को याद रखें, ये आंकड़े आरपीएससी के फेवरेट होते हैं भाई। ठीक है, ये आंकड़े प्रश्न आ जाएगा सीधा कि जो है कितने नगर वन स्थापित किए जाएंगे, 40, केंद्र द्वारा कितने किए जाएंगे, 22, राजस्थान द्वारा कितने किए जाएंगे, राज्य द्वारा 18 किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर हरित हरियाली परियोजना की बात करें तो इसके लिए कितने खर्च करेंगे, हरित हरियाली परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वन मित्र योजना 3500 प्लस स्थानीय लोगों को वन मित्र बनाया जाएगा। ये चीज भी याद रखें कि यहाँ पर ये सभी घोषणाएं इसी विश्वविद्यालय के अंदर 76वां राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है उसी के अंदर सारी घोषणा की गई थी। उसी विश्वविद्यालय के अंदर वन मित्र योजना 3500 प्लस स्थानीय लोगों को वन मित्र बनाया जाएगा। हरित हरियाली योजना का 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 40 नगर वन स्थापित किए जाएंगे, 22 केंद्र द्वारा, 18 राज्य द्वारा। अमृता देवी इंडिजिनस जो प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा वो खेजरली जोधपुर बनाया जाएगा। पुरस्कार भी दिए गए थे इस दौरान, अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार भी दिए गए थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण एक चीज आ जाती है, रातड़ियारी ढेरी। ये क्या है, नया हड़प्पाकालीन स्थल है जो जैसलमेर से खोजा गया था। क्या है भाई, नया हड़प्पाकालीन स्थल है, ये जैसलमेर से खोजा गया था। खोजकर्ता कौन है, दिलीप कुमार सैनी, इतिहास प्रवक्ता पार्थ जहांगीर है, स्थानीय नागरिक। यानी दिलीप कुमार सैनी और पार्थ जहांगीर ये दोनों ने मिलकर के रातड़ियारी ढेरी के स्थान पर नया जो हड़प्पा स्थल है वो खोजा गया था। ये कहाँ है, ये जैसलमेर में है। और थार रेगिस्तान का पहला सिंधु घाटी बस्ती स्थल है ये भी याद रखें। पाकिस्तान के सदेवाड़ा से 17 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। राजस्थान गुजरात के बीच में पुरातात्विक मानचित्र की एक प्रकार की कड़ी है। और यहाँ पर पूर्व प्रसिद्ध स्थल एक तो पीलीबंगा, जिसे लुईगी पियो टेसिटोरी द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी, कालीबंगा की, सॉरी पीलीबंगा की। ठीक है, पीलीबंगा की बात करें, कालीबंगा की खोज तो आपके अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। ठीक है, और उसको जो उत्खनन किया था वो बीबी लाल एंड बीके थापर ने किया था। यहाँ पर ये पीलीबंगा है और पीलीबंगा के आपके लुईगी पियो टेसिटोरी द्वारा खोज की गई थी। तो इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, तो लाल मर्दबांड हुई, मिट्टी का शंख और चूड़ियां हुई। कहाँ पर, ये रातड़ियारी ढेरी जो है जैसलमेर के अंदर, वहां से ये प्राप्त हुआ। टेरिकोटा पाषाण उपकरण, कीलनुमा भटिया प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो और आपके
कनमेर जो जैसे गुजरात है उसके जैसी यहाँ पर ये बटिया प्राप्त हुई है। परिपक्व नगरीय चरण हुआ था यहाँ का क्या है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का ज्ञात हो रहा है। और विशेष आपके चर्ट ब्लेड जैसे औजार लंबी दूरी के व्यापार का यहाँ से संकेत मिले हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें कि भाई यहाँ पर किन किन चीजों का संकेत मिला है, क्योंकि हड़प्पाकालीन स्थल मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का रेगिस्तान के अंदर, थार रेगिस्तान के अंदर ये पहला स्थल मिला है। तो थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि स्थलों के अंदर तो यही पूछा जाता है, नहीं होता है तब तो ऊपर ऊपर से प्रश्न आता है कि खोज किसने की और कहाँ मिला। मैक्सिमम तो संभावना यही रहती है कि वो किस जिले के अंदर है, वो जैसलमेर जिले के अंदर है। ठीक है, बाकी आगे जो है थोड़ा बहुत इसको देख लेना। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो 6 जुलाई 2025 राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 से 6 जुलाई 2025 को स्थान पुष्कर मैदान अजमेर। 8 राज्यों से 50 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिसके अंदर महिला और पुरुष शामिल थे। आयोजक कौन थे तो कैमिलेट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन, राजस्थान ऊंट दौड़ संघ है, इनके आयोजक थे। महत्व क्या था, लोक परंपरा और ग्रामीण खेलों का राष्ट्रीय पहचान। पुष्कर ऊंट मेले की भविष्य रूपरेखा तय करता है। ठीक है, पुष्कर जो ऊंट मेला है इसकी ये टूर्नामेंट है, ये भविष्य क्या है रूपरेखा तय करता है। तो ये ध्यान रखें, राष्ट्रीय लेवल की ऊंट दौड़ जो चैंपियनशिप है हाल ही में कहां हुई थी, आपके पुष्कर के अंदर हुई थी, जिसके अंदर 18 राज्यों से 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इन दोनों ने आयोजन किया था। महत्व तो क्या है जो आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड हो जाएगा। मिशन हरियाणा और राजस्थान अभी हमने देखा था कि 7 अगस्त 2024 ये डेट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मिशन हरियाणा और राजस्थान की स्टार्टिंग डेट कहां पे है, शुभारंभ डेट कौन सी है, 7 अगस्त 2024 है, हरियाली तीज पर हुई थी। लक्ष्य क्या रखा था ये भी हमने देखा, लक्ष्य रखा था 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे हैं वो लगाने। घोषणा किसने की थी, सीएम भजन लाल ने की थी। प्रेरणा किसे ली थी, एक पेड़ माह के नाम जो प्रधानमंत्री मोदी की पहल है, उस पहल की प्रेरणा से इन्होंने ये शुरू किया था 5 जून 2024 को। और उसकी प्रेरणा से, इसकी प्रेरणा से अगस्त के अंदर, ये जून में शुरू किया इन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान, इन्होंने अगस्त के अंदर 7 अगस्त 2024 को मिशन हरियाणा और राजस्थान शुरू किया है। और टारगेट रखा है कि 5 वर्ष के अंदर 50 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। 2024 की उपलब्धि इन्होंने कितनी की थी अगस्त से लेकर के, तो 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए थे। और 2025 की बात करें तो 2.5 करोड़ पौधे इन्होंने हरियाली तीज पर ही लगा दिए। ठीक है, 2.5 करोड़ पौधे तो हरियाली तीज पर ही लगा दिए। उसके बाद में शहरी वन की बात करें, शहरी वन की तो 22 नगर वन बनाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति आपके, और 18 नगर वन प्रस्तावित है राज्य सरकार द्वारा। 18 राज्य सरकार और 22 है जो आपके केंद्र सरकार। 18 तो है आपके राज्य और 22 है केंद्र। टोटल कितने हो गए भाई, 40 आपके क्या हो जाएंगे, नगर वन हो जाएंगे। उद्देश्य राजस्थान की हरित आच्छादन पर्यावरण एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देना। अगला देखो, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर, उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की बात कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन हब उत्तर भारत का कहां पर बनाया जा रहा है, अति महत्वपूर्ण है। आने वाले समय के अंदर ये खूब प्रश्न इसका पूछे जाने की संभावना रहेगी। आईआईटी जोधपुर, क्या है, आईआईटी जोधपुर के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है वो बनाया जा रहा है। लागत इसकी कितनी है, 205 करोड़ है, यह चीज भी याद रखें। और ये पीपीपी मॉडल पर है बनाया जा रहा है, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। और इसके अंदर जो है आपके 4 स्थान शामिल है, जैसे देखो आपके जो पूर्व भारत का ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है वो कहां है, भुवनेश्वर के अंदर है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की बात करें, देश के अंदर 4 स्थानों पर है। पूर्व के अंदर आपके कौन सा है, भुवनेश्वर के अंदर है। पश्चिम की यदि बात करें तो वो पुणे के अंदर है। दक्षिण के अंदर बात करें तो केरला के अंदर है। और उत्तर भारत के अंदर बात करें तो जोधपुर के अंदर है। तो ये भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर 4 ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है। चौथा और उत्तर का पहला कौन सा है, जोधपुर है। इस चीज को ध्यान में रखें, बाकी वाला भी ध्यान में रख लें। भुवनेश्वर पूर्व, ओडिशा और पुणे पश्चिम, केरल दक्षिण और उसके बाद में जोधपुर उत्तर। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या, देखो लागत खर्च कितने करेंगे, वे कितने करेंगे, तो ये राशि भी याद रखें 205 करोड़ की। ठीक है, स्पेशली याद रखें 205 करोड़ और पीपीपी मॉडल पर है, ये भी याद रखें। ठीक है भाई, ये जो क्लस्टर है याद रखें इस चीज को कि 205 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और पीपीपी मॉडल पर है। और बन कर रहा है आईआईटी के अंदर बन रहा है। सालाना 350 टन, उद्देश्य क्या है, सालाना 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। उद्देश्य क्या है, साल का 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। लागत क्या है, 1 से 3 डॉलर प्रति किलोग्राम इसकी लागत रहने वाली है। स्रोत क्या है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जल और बायोमास। उपयोग क्या है, परिवहन, अमोनिया और उत्पादन। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उपयोग क्या है, परिवहन, अमोनिया उत्पादन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इसके उपयोग है। उसके बाद में संभागीय आपकी संस्था कौन सी, आईआईटी जोधपुर मुख्य है, आईआईटी दिल्ली और एनटीपीसी, अशोक लीलैंड और राजस्थान सरकार है। इनकी ये जो है आंशिक सहायता संस्था है, बाकी मुख्य रूप से आईआईटी जोधपुर है, इसको याद रखें आप। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संस्करण कौन सा था, संस्करण 14वां था। आरपीएससी के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो कब हुआ,
डेट पूछी जाएगी आरपीएससी के अंदर। बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ था 27 जुलाई से 4 अगस्त, ठीक है, 27 जुलाई से 4 अगस्त को हुआ। दूसरा आरपीएससी के अंदर यहां से पूछा जाएगा 14वां संस्करण हुआ, कौन सा संस्करण हुआ, वो 14वां संस्करण हुआ। टूर्नामेंट का नाम क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ये भी ध्यान रखें, बोल्ड कुरुक्षेत्र है, याद रखें, बोल्ड कुरुक्षेत्र और बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ठीक है। संस्करण बता दिया मैंने आपको कौन सा, 14वां संस्करण है। डेट मैंने आपको बता दी 27 जुलाई से 4 अगस्त है। देश कौन सा है, सिंगापुर। देश कौन सा है, भारत के साथ में सिंगापुर देश है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, भारत के साथ में कौन सा, सिंगापुर देश है। भारतीय भागीदारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा नेतृत्व किया था कर्नल अर्जुन गणपति द्वारा, ठीक है। भारतीय भागीदारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और इनका नेतृत्व किया है कर्नल अर्जुन गणपति द्वारा। सिंगापुर की भागीदारी 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिडेंट, ठीक है। सिंगापुर की यहाँ पर भागीदारी क्या थी, 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिडेंट। आपको याद रखना है कहां पर हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ। कहां पर हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ। अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं कहां हुआ भाई, जोधपुर के अंदर हुआ, ठीक है। ये तो सबसे अति महत्वपूर्ण है भाई, जोधपुर, ये तो याद ही रखना है। जोधपुर 27 जुलाई से 4 अगस्त 14 संस्करण सिंगापुर के साथ में। ये जो 4 फैक्ट है, ये 4 फैक्ट आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आता है। उद्देश्य क्या है इसका, मशीनीकृत युद्ध ऑपरेशन की प्रक्रिया का अभ्यास करना, आपसी सामंजस्य और संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि करना, टेबल टॉप अभ्यास है, कंप्यूटर आधारित युद्ध अभ्यास है, भारतीय सैन्य उपकरणों की यहाँ पर प्रदर्शनी है वो की गई है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। स्वदेशी आर्टिलरी, स्वदेशी आर्टिलरी गोला बारूद परीक्षण है वो आपके कहां पर किया गया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया था। गोला बारूद स्वदेशी 155 mm और भारतीय निर्मित है। जुलाई के अंदर की बात कर रहे हैं, कोणार्क कॉर्प्स के द्वारा क्या है, ये आपके परीक्षण किया गया था। कुल मिला के स्वदेशी आर्टिलरी गोला बारूद परीक्षण है वो कोणार्क कॉर्प्स द्वारा किया गया था और पोखरण के अंदर किया गया था। 2 चीज याद रखें, इसका स्लोगन था लाउड लेथल एंड आपके अनमैच्ड, ठीक है। ये क्या था, ये इसका आपके स्लोगन था। प्रोजेक्ट सदा आगे, प्रोजेक्ट सदा आगे अति महत्वपूर्ण है। स्वदेशी जो गोला बारूद परीक्षण है आपके ये पोखरण के अंदर हुआ था, इसका नाम क्या दिया गया था, प्रोजेक्ट सदा आगे, ठीक है। प्रोजेक्ट सदा आगे दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखें। उसके बाद में यहां पर देखो बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार पहल, बायोफोर्टिफाइड, ठीक है। क्या है, बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार पहल की यदि बात करें तो ये क्या है आपके 15 जुलाई 2025 दिया कुमारी द्वारा, उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री है दिया कुमारी, जयपुर और उदयपुर के चयनित आंगनबाड़ी केंद्र में, ठीक है। कौन कौन सा भाई, एक तो जयपुर है और एक उदयपुर है, इन दोनों के जो चयनित आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार पहल का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर सुधार करना, आंगनबाड़ी में ठहराव बढ़ाना। क्या है उद्देश्य, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर का सुधार करना और आंगनबाड़ी में ठहराव बढ़ाना, ये 2 चीज याद रखना। यहां पर उद्देश्य, संरचना क्या है, बायोफोर्टिफाइड बाजरा श्री अन्न गुड़ शहद प्रोटीन कैल्शियम आयरन जिंक से युक्त है। कवरेज क्या है, 544 आंगनबाड़ी के अंदर है, 10,000 बच्चे हैं, 6 महीने तक प्रति सप्ताह 5 दिन 20 ग्राम की एक बार है वो दी जाएगी। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, आप एमसीक्यूज क्लास देखना, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगी जुलाई माह की, ठीक है। बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से मैंने बता रखा है उसको। भविष्य योजना सफल पायलट के बाद सीएसआर सहयोग से पूरे राज्य के अंदर इसको लागू करेंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट है कहां पर, सिर्फ 544 आंगनबाड़ी के अंदर की बात करें, 10,000 बच्चे और 6 महीने तक क्या करेंगे, प्रति सप्ताह 5 दिन, सप्ताह के अंदर 5 दिन 20 ग्राम की एक बार है वो दी जाएगी, ये ध्यान में रखें। और अब क्या है, जयपुर और उदयपुर के जो चयनित आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर इसका है वो आपके पहल को शुरू किया गया था। कौन सी, बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार पहल। तो याद रखें जयपुर और उदयपुर, ठीक है, जयपुर और उदयपुर के आंगनबाड़ी केंद्र, ये 2 जिलों का नाम याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करें, देखो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना 19 जुलाई 2025 प्रहलाद जोशी केंद्रीय नवीकरण मंत्री द्वारा कहां पर, नोखा बीकानेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न यहां से आएगा कि गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहां है भाई, नोखा बीकानेर वाली नोखा, ठीक है। नोक जैसलमेर में है, ठीक है, नोक जैसलमेर में पढ़ते हो आप काफी सारी परियोजना, और ये आपके नोखा कहां है, नोखा बीकानेर के अंदर है। तो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का स्थान कहां पर स्थापित की गई, बीकानेर के अंदर की गई थी नोखा। क्षमता क्या रखी गई इसकी, 435 मेगावाट, क्षेत्रफल 1250 एकड़, क्षमता 435 मेगावाट और क्षेत्रफल 1250 एकड़। उत्पादन की बात करें तो प्रतिवर्ष 755 गीगावाट स्वच्छ बिजली 1.28 लाख परिवारों को बिजली आपूर्ति इसके माध्यम से की गई थी। यानी उत्पादन की बात करें तो प्रतिवर्ष 755 गीगावाट तो स्वच्छ बिजली मिलेगी यहां से, और 1.28 लाख परिवारों को बिजली आपूर्ति होगी इस परियोजना से। तो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है, नोखा बीकानेर के अंदर। क्षमता 435 मेगावाट की है, क्षेत्रफल 1250 एकड़ में है। तो क्षमता याद रखिए, देखो क्षेत्रफल याद नहीं रहे कोई बात नहीं, अपने को रखनी है क्षमता याद, ठीक है। यानी गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है, 435 की है नोखा के अंदर। उत्पादन कितना करेगी, 755 गीगावाट स्वच्छ बिजली की उत्पादन करेगी प्रति वर्ष।
1.28 लाख परिवारों को इससे बिजली आपूर्ति होगी। राजस्थान की स्थिति क्या है, देखो इसकी विशेषता भी है 1300 प्लस रोबोटिक सफाई इकाइयां इसके अंदर शामिल है। CO2 उत्सर्जन में कमी होगी। राजस्थान की स्थिति है कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 70% नवीकरणीय। सौर सौर कितना है भाई, 70% नवीकरणीय, यानी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 70% जो राजस्थान की विद्युत उत्पादन होती है वो नवीकरणीय से होती है। उसके बाद में देखो सौर, सौर से 29.5 गीगावाट और पवन से 5.2 गीगावाट, ठीक है। सौर से 29.5 गीगावाट और पवन से आपके 5.2 गीगावाट। भारत में अग्रणी राज्य की यदि बात करें सौर ऊर्जा के मामले में तो राजस्थान है 31,967 मेगावाट। दूसरे नंबर पर गुजरात 21,400 आपके 51 मेगावाट। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 12,575 मेगावाट। ये याद रखें, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान अग्रणी है, कितना 21,000। गुजरात तो इनसे 10,000 कम है और फिर गुजरात से 10,000 ये कम है, तो 31,000 सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान हमेशा टॉप है। 31,000 की बात करें। पवन ऊर्जा की यदि बात करें तो पवन ऊर्जा के अंदर कौन है, गुजरात टॉप है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, ठीक है, यहां पर 5वां स्थान आता है। कौन सा आता है, 5वां आता है। यानी सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान का प्रथम है और पवन ऊर्जा के अंदर कौन सा 5वां स्थान है। लक्ष्य क्या था, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक 1.25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या करना भाई, विकसित करना। यानी 2030 तक 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आपके विकसित करना। अगला है देखो, राजस्थान शहरी गैस वितरण नीति, यानी राजस्थान शहरी गैस वितरण नीति है, इसकी मंजूरी कब मिली थी। इसकी मंजूरी आपको याद रखना है, इसकी मंजूरी आपके 14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल की जो बैठक थी जिसके अंदर ये बाकी फैसले हुए थे, आपके जॉइंट वेंचर्स है आरपीएससी वाले जितने भी अभी हमने पढ़े थे, ये उसी कैबिनेट जो आपकी मीटिंग हुई थी उसके अंदर इसको है वो मंजूरी या स्वीकृति मिली थी। उद्देश्य क्या था इसका, राजस्थान शहरी जो गैस वितरण है आपकी नीति, इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस आपूर्ति और कार्बन उत्सर्जन में क्या करना, कमी करना, इसका उद्देश्य है। ये जो आपकी नीति है ये उस पे बेस्ड है जो आपके पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति हेतु भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क पे आधारित है। ये वैधता इसकी कब तक है, ये याद रखना 31 मार्च 2029 तक ये नीति लागू होगी। ये डेट है वो आरपीएससी बहुत ज्यादा पूछती है, तो ये याद रखना इसकी वैधता कब तक है, 31 मार्च 2029 तक ये नीति आपके या इसके अलावा कोई इसके स्थान पर नई नीति कोई लागू होगी तब तक ये आपके वैलिड रहेगी। तो 31 मार्च 2029 तक राजस्थान शहरी गैस वितरण नीति है वो आपके रहेगी। कार्यान्वयन आपके समर्पित सीजीडी पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली, आवेदन प्रबंधन, अनुमोदन, ट्रैकिंग, पारदर्शिता सबके लिए जो है सीजीडी ये नेटवर्क पोर्टल है वो बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो, निवेश वर्धी अवसंरचना विकास होगा, व्यापार अनुकूल वातावरण होगा और नौकरशाही में देरी होगी। ये क्या है, ये आपके नौकरशाही देरी में क्या कमी होगी, ये आपके क्या इसका लाभ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसके अंदर फैक्ट्स है वो याद रखने के लिए दो ही लाइनें थी। हील इन राजस्थान नीति, यही इसी 14 जुलाई को आपकी मंजूरी दी गई थी। हील इन राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी है ये, राजस्थान को सुलभ, किफायती और भरोसेमंद मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। उद्देश्य क्या है भाई इसका, ये इंपॉर्टेंट है। हील इन राजस्थान नीति या मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी यदि बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि राजस्थान को सुलभ, किफायती और भरोसेमंद मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना इसका उद्देश्य है। प्रमुख प्रावधान क्या है, एमवीटी सेल, एमवीटी पोर्टल और मोबाइल टैब, टेली परामर्श, बहुभाषी हेल्पलाइन, ये सभी प्रकार के जो चीजें हैं इसके लिए यहाँ पर इन्होंने लागू की। यानी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी एमवीटी, तो सभी एमवीटी के नाम से बनाई इन्होंने। निजी क्षेत्र, रिप्स व अन्य नीतियों के तहत विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा निजी क्षेत्र को यहाँ पर। और उसके बाद में विशेष फोकस किस पर है, आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ में आयुर्वेद, योग, यूनानी का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ये जो नीति है उसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बढ़ाना, ठीक है, मेन इसका उद्देश्य है, याद रखने लायक। उसके बाद में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी है, यही आपके 14 जुलाई उसी मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक के अंदर इसको मंजूरी दी थी। उद्देश्य क्या है, नगरीय क्षेत्र में सुविधा युक्त नियोजित विकास को बढ़ावा देना। यानी जो नगरीय क्षेत्र के अंदर विकास होगा वो सुविधा युक्त और एक नियोजित रूप से विकास है, उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी लेके आए थे। इन्होंने प्रावधान किया कि 7% भूमि पर पार्क और खेल है, उस जो पार्क और खेल मैदान के लिए 7% भूमि है वो आरक्षित रखी जाएगी। 8% भूमि है वो सुविधा क्षेत्र है तो विकसित की जाएगी या यहाँ पर रिजर्व रखी जाएगी। औद्योगिक योजनाओं में 5% भूमि श्रमिक आवास हेतु रखी जाएगी। जो भी औद्योगिक योजनाएं हैं वो लागू हो रही है उसके अंदर 5% जो भूमि है वो श्रमिक आवास हेतु आपकी रिजर्व रखी जाएगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस LIC जो भूखंड आवंटन सीधे स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रहे हैं, अनिवार्य प्रावधान किया गया। वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण है, इन तरह की व्यवस्थाएं वो भी सभी है। उन वर्तमान जो टाउन जो नगरीय क्षेत्रों के अंदर विकास हो रहा है सब के अंदर इन बातों का ध्यान में रखा जाएंगे। और निगरानी कौन करेगी, तो निगरानी राज्य स्तरीय एक समिति है उसका गठन किया जाएगा जो इन चीजों की निगरानी करेगा। तो इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो CRP+ पॉलिसी। CRP+ पॉलिसी क्या है, इसकी मंजूरी
किसने दी है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राज्यविका ने दी थी, यानी राज्यविका ने इसकी मंजूरी दी थी सीआरपी प्लस पॉलिसी। अब ये सीआरपी प्लस पॉलिसी क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या सीबीओज है उनका सशक्तिकरण इनका उद्देश्य है। सीआरपी प्लस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप व सीबीओज का आपके सशक्तिकरण और विस्तार करना। मुख्य बदलाव क्या? विलेज सपोर्ट टीम की जगह प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है। सीआरपी प्लस का मतलब हो गया कि जो विलेज सपोर्ट टीम है उसकी जगह यहाँ पर प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है उसका यूज करेंगे अपन। तो मुख्य बदलाव यहाँ पर ये क्या है? सीआरपी प्लस। लाभ क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्राम संगठन और सीएल्प में नेतृत्व और गुणवत्ता और वे पहुंच में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर यहाँ से पूछने की संभावना कमी है। आपके फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी है वहां पर थोड़ी संभावना बनती है, बाकी आरएसएसबी में या फिर फोर्थ ग्रेड के अंदर यहाँ से संभावना नहीं है। लेकिन फोर्थ ग्रेड का ये जो प्रश्न है ये आपके क्या है? स्टार मार्क में यहाँ पर लगा देता हूँ। ये आपके क्या? ये फोर्थ ग्रेड का प्रश्न है। ठीक है, ये फोर्थ ग्रेड का आपका प्रश्न है। 6 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, किसी न किसी एक शिफ्ट के अंदर आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना मिलेगा, या यहाँ पर आपके पंखवाड़ा जो अभी जुलाई के अंदर आयोजन हुआ था पंखवाड़ा, उसकी बात करें वो जो है आपको उसका प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100% आपको एक प्रश्न मिलने वाला है। प्रथम चरण के अंदर कितने गांव? 5000 गांव चयनित हुए हैं, कहीं कहीं 5002 लिखे आते हैं, तो 5002 भी सही है। ठीक है, 5000 बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर गांवों को क्या करना भाई? गरीबी मुक्त करना, ये इसका लक्ष्य है। लक्ष्य भी याद रखोगे, प्रथम चरण भी याद रखोगे, सहायता राशि भी याद रखोगे कि स्वरोजगार हेतु 1 लाख तक की सहायता करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को 15,000 की कार्यशील पूंजी देंगे। गरीबी रेखा से ऊपर अगर आए परिवार तो उन परिवारों को 21,000 की सम्मानित राशि देंगे। मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, उस एमसीक्यू के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से समझाई थी, वो भी देखना जाकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 करोड़ पहले चरण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि, बजट, लक्ष्य, प्रथम चरण और योजना क्रियान्वयन, प्रत्येक गांव के लिए गरीबी मुक्त कार्य योजना, अन्य सरकारी योजनाओं से क्या समन्वय करना, ये इनका योजना का क्रियान्वयन है। आपको याद रखना है ये जो पॉइंट है ये सारे याद रखने हैं। यहाँ से 6 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, तो हो सकता है बारी बारी 2-3 शिफ्टों के अंदर भी यहाँ से प्रश्न पूछे। ये अभी की पिछले 2-3 महीने की सबसे महत्वपूर्ण चर्चित योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त आपके गाँव योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। और अगली देखो, सीमावर्ती 4 जिलों के दुग्ध उत्पादकों हेतु एक विशेष योजना। कौन से भाई? सीमावर्ती 4 जिलों की बात कर रहे हैं। अब सीमावर्ती कौन से 4 जिले? आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बाड़मेर, रानीवाड़ा, जालोर, यानी जालोर का रानीवाड़ा क्षेत्र, इन 4 जिलों के दूध उत्पादक है जो उनके लिए विशेष योजना लाई गई के 20,000 प्लस पंजीकृत दूध उत्पादक, यानी इस योजना के लिए ये विशेष योजना लाई गई थी। सीमावर्ती जो 4 जिले हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालोर, जालोर का एक हिस्सा रानीवाड़ा। ठीक है, ये 4 जो सीमावर्ती जिले हैं, इन जिलों के जो दूध उत्पादक है लगभग आइडिया से 20,000 से ज्यादा दूध उत्पादक होंगे, उन दूध उत्पादकों हेतु एक विशेष योजना लाई गई थी, तो वो इन्हीं के लिए इनको लाभ मिलेगी। अब क्या होगा? यहाँ पर दूध अनुदान मिलेगा इनको 5 रुपए प्रति लीटर, जो मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान मिलता है, 5 रुपए प्रति लीटर इनको अनुदान मिलता है। अब यहाँ पर इनके लिए क्या करेंगे? 2 रुपए बोनस, 2 रुपए बोनस का अनुदान मिलेगा, यानी 7 रुपए प्रति लीटर। याद रखना, इस विशेष योजना के अंदर इन 4 जिलों के जो दूध अनुदान है वो 5 तो मिलते ही है भाई, सभी को मिलता है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर आपके मिलता ही है अनुदान। अब जो है 2 रुपए बोनस की बात की है इन 4 जिलों के लिए, यानी 20,000 प्लस पंजीकृत जो दूध उत्पादक है उनकी बात कर रहे हैं, उनको 2 रुपए बोनस मिलेंगे और 7 रुपए लीटर छूट मिलेंगे। उनके लिए बीमा की बात की गई है, तो 370 रुपए प्रीमियम पर 2.5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 14 रुपए प्रीमियम पर 5 लाख का दुर्घटना बीमा। ठीक है, 2 चीजें हो गई, 2 बीमे हो गए उनके लिए। ये चीज याद रखना, इस विशेष प्रकार की योजनाएं हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि 370 प्रीमियम पर 2.5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 14 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख का दुर्घटना बीमा। ठीक है, प्रीमियम ज्यादा बीमा कम, प्रीमियम कम बीमा ज्यादा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, 14 रुपए में 5 लाख और 370 रुपए में 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख और 5 लाख, 2.5 लाख 5 लाख और 14 और 370, ये याद रखना। सरस लाडो मायरा योजना, क्या भाई? सरस लाडो मायरा योजना, जो पंजीकृत पशुपालक है, उन पशुपालक की बेटी की विवाह पर 21,000 का क्या भरेंगे भाई? मायरा करेंगे। 21,000 का क्या करेंगे? मायरा करेंगे। नाम क्या रखा? सरस लाडो मायरा योजना। याद रख लेना, किसके लिए है? पंजीकृत पशुपालक की बेटी के विवाह पर। कौन से जिले? 4 जिले, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर, जालोर में रानीवाड़ा एक ब्लॉक का। ठीक है, सीमावर्ती इनके लिए क्या है? विशेष योजना, जिसके अंदर सरस लाडो मायरा योजना भी सम्मिलित है। याद रख लेना, क्या है? बेटी के विवाह पर 21,000 का मायरा भरा जाएगा। बायोगैस प्लांट, क्या है भाई? बायोगैस प्लांट 29,000 अनुदान, जिससे लगभग 2 एलपीजी गैस सिलेंडर पर माह गैस। देखो, बायोगैस प्लांट लगाएंगे ये
इनके जो पशुपालक है उनको बायोगैस प्लांट लगाने के लिए उनको कहा जाएगा कि अपने जो है आप जिनके पशु ज्यादा है या जिनके सिर्फ यही बिजनेस है कि वो 50 60 ऐसे गाय भैंस रखते हैं, उनके लिए है कि भाई जो 29,000 का आपको क्या देंगे, हम अनुदान देंगे, आप बायोगैस प्लांट लगाओ जिससे लगभग 2 एलपीजी सिलेंडर गैस जो है आपके उत्पन्न की जा सकती है। उनका कहने का मतलब यह है कि आपको 2 एलपीजी सिलेंडर प्रत्येक माह हम फ्री देने की जो है आपकी व्यवस्था करवा रहे हैं, जुगाड़ करवा रहे हैं, आप ये प्लांट लगाओ, 29,000 का हम इसमें अनुदान आपको देंगे। प्रोसेसिंग प्लांट अपग्रेड करो, वे दूध भुगतान सीधे बैंक खातों में आएगा, यानी प्रोसेसिंग प्लांट है वो अपग्रेड होगा और दूध भुगतान है वो सीधे आपके बैंक खातों के अंदर आएगा। ठीक है, अभी तक जो आपके हो रहा था सिस्टम, पहले पहले क्या हो रहा था कि आप जो आपके आसपास में जो भी दूध डेयरी वगैरह है वहां जाकर के आप दूध वगैरह देख के आते, वहां पे वो रजिस्ट्रेशन होता, उसके बाद में दूध जो है आपके खाते उनके पास में पैसे आते हैं, फिर वो आपको कैश देते थे। अब वैसा नहीं है, दूध जो भुगतान है आपके सीधे बैंक खातों के अंदर आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना। यहाँ पर घर घर सोलर अभियान की बात कर रहे हैं। घर घर सोलर अभियान टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कब से शुरुआत हुआ? 14 जुलाई से जयपुर से। इंपॉर्टेंट है, कहां से शुरुआत हुआ, कब से शुरुआत हुआ, क्या है, क्या फोकस है, क्या उद्देश्य है, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना। घर घर सोलर अभियान इंपॉर्टेंट है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का है। शुरुआत 14 जुलाई से हुई थी, ध्यान रखना। शुरुआत कब से? 14 जुलाई से। कहां से? जयपुर से। प्रारंभिक फोकस किन जिलों पर रखा गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। कौन सा भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, 5 जो बड़े संभाग है, 5 जो बड़े संभाग है, अजमेर और इन्होंने भरतपुर को छोड़ा है, बाकी जो 5 जो बड़े संभाग है उन संभागों के अंदर यदि बात करें, उन संभागों के अंदर ये प्रारंभिक फोकस लिया इन्होंने। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। जयपुर से शुरू हुआ, 14 जुलाई को शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है? आवासीय छतों पर किफायती और सुलभ सौर पैनल की स्थापना करना। साझेदारी जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के साथ में इन्होंने एमओयू किया था। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 125 मेगावाट का अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना। उपलब्धि राजस्थान में 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम यानी 1080 मेगावाट है वो राजस्थान ने उपलब्धि हासिल कर ली है, जबकि टारगेट क्या था फाइनल ईयर 2025-26 में? 125 मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता का था और राजस्थान ने 7600 रूफ सोलर सिस्टम लगा करके 180 मेगावाट की जो है उपलब्धि हासिल कर ली है। उसके बाद में देखो नरेगा आखर अभियान। ठीक है, ये जो जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था, नरेगा आखर अभियान जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। शुरुआत 10 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान से की गई थी। उद्देश्य था कि जो नरेगा श्रमिक है, विशेष करके महिलाएं, उनको क्या करना? साक्षर बनाना। जो महिलाएं वहां पर नरेगा में काम कर रही है, वो जो साइन करना नहीं जानते हैं, आपके साक्षर नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो उनको हल्का हल्का साक्षर बनाना कि भाई जो है आप अपना जो काम है वो निकाल सके, जैसे अंगूठा जो लगाती है उनको साइन करना सिखाना वगैरह, तो उनको क्या है? साक्षर बनाना, नरेगा आखर का अभियान। ठीक है, उद्देश्य प्रशिक्षण देखो, बुनियादी साक्षरता, हस्ताक्षर और वित्तीय और डिजिटल ज्ञान, पैसे वगैरह का ज्ञान करवाना कि ये जो है इतने इतने नोट है, ऐसे मतलब इतने रुपए देते हैं, वो हिसाब किताब सारा सिखाना उनको, वो काम था। ठीक है, सहयोग महात्मा गांधी नरेगा शिक्षा विभाग और आईटी विभाग ये सब मिलकर के इनका सहयोग करने वाले हैं। सर्जन की सुरक्षा अभियान क्या है? सर्जन की सुरक्षा अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का है। सर्जन की सुरक्षा अभियान आपके राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का है। बालिका जन्म को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण। उद्देश्य क्या है भाई? सर्जन की सुरक्षा अभियान क्या है उद्देश्य है? बालिका के जन्म को प्रोत्साहन करना और पर्यावरण संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। पहल, प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत में नवजन्मी बालिका के परिजनों द्वारा 11 पौधे लगाना। पहल क्या है भाई? पहल यह है कि यदि प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत में, इन्होंने फिक्स कर ली कि इस जिले की ये ग्राम पंचायत होगी, इस जिले की ये ग्राम पंचायत होगी, और वहां पर उन्होंने ये कर दिया कि एक ग्राम पंचायत में यदि कोई नवजन्मी बालिका होगी तो उसके परिजनों को बोल करके क्या है, आपके 11 पौधे हैं वो लगवाना। ये बात ये उन्होंने पहल शुरू की। उद्देश्य है बालिका जन्म को प्रोत्साहन करना, एक तो एक क्या है, इससे क्या है पर्यावरण संरक्षण होगा, तो दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। सर्जन की सुरक्षा अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया गया। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन है, उसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय व फसाई द्वारा मानदंड खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता के कड़े मानक है, और 30 जून 2025 से 29 जून 2027 तक यानी अगले 2 साल तक उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो ये ध्यान में रखें और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का नाम याद रखें, प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आपके 4th ग्रेड में। ठीक है, अगला देखो, मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान क्या रहा? राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। कुल 103 मेजर मिनरल ब्लॉक की सफल नीलामी हुई थी, देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये जो संख्या दिख रही है आपको 103, ये आरपीएससी का ट्रेंड है। ठीक है, ये आरपीएससी का याद रखना, यही से प्रश्न आता है। जैसे 2nd ग्रेड में आपके प्रश्न आएगा, क्या आएगा? मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में आपके प्रथम नीलामी के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। तो जो आपके राजस्थान के अंदर कितने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई थी, ये संख्या आपको पूछी जाएगी। उसके अंदर है आपका कौन सा आंसर होगा? 103 आंसर होगा। ये जो आप याद करोगे मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया था, ये तो उसी प्रश्न में ही दिया आएगा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। तो राजस्थान ने इस दौरान
कितने आपके जो है ब्लॉक है वो सफल नीलामी की थी, तो 103 ब्लॉक की। देश के कुल 500 नीलाम ब्लॉकों में 20% से अधिक 20% से अधिक योगदान राजस्थान का रहा है। हालिया नीलामी पिछले 18 माह में आपके क्या 64 ब्लॉक हुए हैं। प्रमुख खनिज 75 लाइमस्टोन, आयरन और आपके बेस मेटल, मैग्नीज, सोना, ये आपके प्रमुख खनिज थे। पुरस्कार जनवरी 2025 में खान मंत्रालय से जो है आपके इनको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 103 आपको याद रखना है। इसके 103 नीलाम के कारण ही प्रथम स्थान पे आया था। 500 में से 103 है, ठीक है, यानी 20% से अधिक। भवनों की सुरक्षा समीक्षा की स्थायी समितियां हैं, उनका गठन किया गया था 25 जुलाई 2025 को, ठीक है। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में एक राजी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसका निर्णय स्वरूप सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया गया। जिम्मेदारी 15 जून से पहले असुरक्षित भवन और पुल की मरम्मत पूर्ण करना, ठीक है। आगे देखो, अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति का अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी को अध्यक्ष बनाया है। जिला स्तरीय समिति को अध्यक्ष कौन है? जिला कलेक्टर होगा। अनुदान में बदलाव की बात करें तो डांग, मगरा, मेवात विकास जो योजनाओं के अंदर जो पैसे लग रहे हैं उसको बढ़ा करके 15 से 20% किया, और जो बाकी राशि है 15 से 20% जो राशि है वो आपके मरम्मत राशि के अंदर है, वो आपकी यूज ली जाएगी। विधायक कोष है जो है आपके एमएलए लेड की जो राशि दी जाती थी, उस राशि की 20% राशि किसी भी सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी की मरम्मत की अनुशंसा है वो संभव है। यानी विधायक कोष के अंदर जो राशि दे रखी है उसको यह कह रखा कि किसी भी विधायक के पास में ये अधिकार होगा कि वो 20% से अधिक राशि है वो किसी भी सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी की मरम्मत के लिए उपयोग में ले सकता है। तो ये भी है, आपको ध्यान में रखनी है सारी बातें। मिस राजस्थान 2025 की बात करें, 12 जुलाई को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था। विजेता रही थी ट्विंकल पुरोहित। भाई मिस राजस्थान कौन बनी है? मिस राजस्थान आपके ट्विंकल पुरोहित बनी है। फर्स्ट रनर अप मीनाक्षी छापोला, सेकंड रनर अप आपके ऋषिता काशिवा, थर्ड रनर अप आपकी त्रिशा चौधरी, और आयोजन फ्यूजन ग्रुप द्वारा रूबी डिजिटल के सहयोग से किया गया था। ये भी मैंने आपको एमसीक्यूज में अच्छी तरीके से इसको समझा दिया। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार की यदि बात करें, तारीख क्या है? 16 जुलाई 2025 नई दिल्ली, आईसीएआर का 57वां स्थापना दिवस। यदि राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार कब दिया गया? 16 जुलाई को दिया गया था नई दिल्ली के अंदर। क्यों? उस समय क्या था? आईसीआर का 97वां स्थापना दिवस था। आईसीआर का 97वां स्थापना दिवस था। इस दौरान डॉक्टर धीरज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, काजरी, जोधपुर, याद रख लेना इनका नाम क्या है? डॉक्टर धीरज सिंह, काजरी, जोधपुर के प्रधान वैज्ञानिक है, और राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार इनको मिला है। उपलब्धि इनकी क्या है? इन्होंने शुष्क क्षेत्र के किसानों के साथ में समन्वय, अर्धशुष्क परिस्थितियों में कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हेतु कार्य किया है, इसलिए इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 दिया गया था। डॉक्टर धीरज सिंह है, काजरी, जोधपुर से, उनको दिया गया था किस दौरान? आईसीआर का 97वां स्थापना दिवस है, उस दौरान इनको दिया गया था। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, मैंने आपको बताया था कि 27 जुलाई को जब 76वां राज्य स्तरीय वन समारोह आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे, वो आपके जगत गुरु आपके रामानंदाचार्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय है जयपुर वाला, उसके अंदर आपके 27 जुलाई को ये 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव सम्मेलन हुआ था। 76 याद रखें। इस दौरान जो है आपके ये पुरस्कार है वो दिया गया था, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया था। हमने पहले भी पढ़ा था किन श्रेणियों में दिया जाता है, तो वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा, वन विकास और संरक्षण आपके सुरक्षा, इन श्रेणियों के अंदर या इस श्रेणी के अंदर है वो आपके दिया जाता है। अब देखो, वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा कौन सी श्रेणी है? वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा की यदि बात करें, एक नंबर श्रेणी क्या हो जाएगी? वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है। किसको दिया गया था? अजीत सिंह छिंचास को दिया गया था भाई, ठीक है। अजीत सिंह छिंचास को दिया गया था। कहाँ के? लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं। राशि आपकी 25,000 दी गई थी। विशेष योगदान 51,000 पौधे लगाने का संकल्प, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं, चप्पल नहीं पहनने का प्रण। क्या है भाई? अजय सिंह छिंचास लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं। इनको वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया था। ये इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। तो अजीत सिंह छिंचास को दिया गया था, लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं। पुरस्कार राशि के स्वरूप 25,000 रुपए, 51,000 पौधे लगाने का इनका संकल्प था, और इन्होंने कहा कि जब तक मेरा 51,000 पौधे का संकल्प पूरा नहीं होता, मैं क्या है, चंपल नहीं पहनूंगा। चलो, अच्छी बात है। उसके बाद में देखो, वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा, दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है ये आपके वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा। दूसरी श्रेणी है आपके ये वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा। तीसरी है वन विकास, संरक्षण और सुरक्षा, ठीक है। ये तीन आपके श्रेणियां हैं। तो वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा दूसरी श्रेणी है। इसके लिए आपको मिला है डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज। एक तो गोविंद भारद्वाज है और एक डॉक्टर गौरीशंकर है, यानी दोनों आपके जो है जी फॉर गौरीशंकर और जी फॉर गोविंद, ठीक है। दोनों आपके जी से शुरू है, गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज। याद रखना, ये कोटपुतली बहरोड के हैं। गौरीशंकर 20 वर्षों से वन्य जीव सेवा, 180 नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण किया इन्होंने। गोविंद भारद्वाज ने क्या किया? पशुपालन विभाग में एलसी है, और हजारों पक्षी व अन्य पशु पक्षियों की इन्होंने जान बचाई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों ही आपके कोटपुतली बहरोड से हैं, और
इन्होंने 20 वर्षों से वन्य जीव की सेवा की और 180 जो है नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण किया, और ये आपके पशुपालन विभाग में लगे हुए हैं, तो इन्होंने भी क्या है पक्षियों की जो है रक्षा और जान बचाई सुरक्षा की। तो गौरी शंकर, गोविंद भारद्वाज और अजीत सिंह चिंचास, ठीक है, ये दो नाम याद रखें, 3। उसके बाद में देखो 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह, ठीक है, 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह की बात करें, ठीक है, 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह, ये थोड़ा ध्यान में रखें, 3 जुलाई को लंदन के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? लंदन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 12वां है भारत गौरव अवार्ड समारोह, 3 जुलाई लंदन के अंदर। आयोजक संस्कृति युवा संस्था, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स स्थान है। सम्मानित कुल हस्तियां 25 थी, जिसके अंदर राजस्थान की कितनी हस्तियां? 5 हस्तियां हैं। एक तो संख्या याद रखोगे, 25 में से 5 राजस्थान की, और 5 के नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 5 है, ये आपके जो 5 के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपके, एक तो देखो किरण अग्रवाल है, क्या, एक तो किरण अग्रवाल है, शेखावटी की प्रवासी है, लंदन निवासी है, हिंदुस्तान जिंक आपकी की उसकी चेयरपर्सन है, और वेदांता ग्रुप की निर्देशक है। दूसरी देखो पद्मश्री गुलाबो शपेरो है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार। राजेंद्र कुमार सेतिया है, जयपुर के हैं, एस के फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ है। सुनील खेतपालिया ब्यावर मूल निवासी है, चेन्नई के उद्योगपति और समाज सेवी है। संजना करनानी बीकानेर की प्रवासी है, लंदन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो संजना और किरण अग्रवाल दोनों कहाँ के है अपने राजस्थान की, ये शेखावटी की बीकानेर की, लेकिन दोनों क्या लंदन प्रवासी है। ये लंदन निवासी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता ग्रुप की निदेशक है। तो याद रखें, किरण अग्रवाल, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, राजेंद्र कुमार सेतिया और सुनील खेतपालिया और संजना करनानी, ये 5 नाम है। 25 में से 5 को पुरस्कार मिला है लंदन के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखने 5। उसके बाद में देखो राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें, जयपुर के अंदर पहली बार इसका आयोजन हुआ। राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड 27 जुलाई जयपुर के अंदर पहली बार इसका आयोजन हुआ। पुरस्कार विजेता प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्तंड रैना, याद रखोगे आप इस नाम को, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्तंड रैना है। बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर की बात करें तो अल्ताफ हुसैन है। सर्वश्रेष्ठ रेफरी करमवीर खिचड़ जस्टिन जयस। इमर्जिंग प्लेयर विशाल कालिशिया धैर्य सनाडी है। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरुष के अंदर बात करें तो हनुमानगढ़ रहे। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ महिला की बात करें तो बीकानेर रही। सर्वश्रेष्ठ अकेडमी पुरुष जिंक फुटबॉल अकेडमी उदयपुर, और सर्वश्रेष्ठ अकादमी महिला मगन सिंह राजवी फुटबॉल क्लब अकेडमी का बीकानेर, ठीक है। तो ये मार्तंड रैना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, बाकी ये याद रखना इसके अंदर। उसके बाद में देखो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, जो आपके 17 जुलाई 2025, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, 17 जुलाई 2025। आयोजक आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का 9वां संस्करण। पुरस्कार वितरण स्थल विज्ञान भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार दिया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं 2024-25 और 17 जुलाई को दिए गए थे। और ये कौन सा संस्करण है? ये आपका 9वां संस्करण है इस बार, ठीक है। उपलब्धियां के अंदर राजस्थान के कुछ जो नाम है वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रश्न है, पहले भी खूब आते थे ये प्रश्न, अब तो 9वां संस्करण आ गया। जब से संस्करण शुरू हुए थे हर बार इसका जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। जैसे यहाँ पर देखो डूंगरपुर 20,000 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी जो है आपके देश के 23 शहरों में शामिल हुई है। लगातार 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला डूंगरपुर को, अब तक कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। यानी यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है वो है डूंगरपुर क्या है, 20,000 से 50,000 आबादी की श्रेणी के अंदर सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार है, इसने जीता है। ये देश के उन 23 शहरों के अंदर शामिल है। देश के जो टोटल 23 शहर है, 23 शहरों के अंदर डूंगरपुर शामिल है, और लगातार 5वां इनको राष्ट्रीय पुरस्कार, और अब तक कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। 10 लाख प्लस आबादी की जो श्रेणी है उसके अंदर जयपुर ग्रेटर 16वां स्थान मिला, जयपुर हेरिटेज 20वां स्थान मिला। पिछले बार इन दोनों को कौन सा मिला था? 173 और 171 मिला। इस बार जो है इन्होंने 10 लाख प्लस आबादी के अंदर बेहतरीन सुधार किया है, 173 से 16वां और 171 से 20। तो ये चीजें याद रखनी है। जयपुर ग्रेटर आपके जो है 20 हो गए, क्योंकि बड़ा है, ग्रेटर बड़ा है, तो आपके क्या है जयपुर ग्रेटर 16 हो गया, बड़ा है, इसका मतलब क्या है इसमें स्वच्छता ज्यादा है, नजदीक है। और हेरिटेज, और दूसरा क्या है हेरिटेज में क्या है 20 है, यानी याद रख लेना ग्रेटर 16 हेरिटेज 20, ठीक है। 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी की बात करें तो उदयपुर है, इनका 13वां स्थान था। तो 3 से 10 लाख की श्रेणी में उदयपुर 13वां स्थान। 10 लाख प्लस आबादी श्रेणी की यदि बात करें तो जयपुर ग्रेटर आपका 16वां और जयपुर हेरिटेज 20वां। सुपर स्वच्छ लीग सिटी की बात करें तो डूंगरपुर, ठीक है। ये तीनों चारों नाम याद रखना। 3 से 10 लाख की श्रेणी भी याद रखना, उदयपुर है। उसके बाद में देखो अगला विशेष सम्मान की बात करें यदि जयपुर ग्रेटर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर प्लस वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है पहली बार। यानी जयपुर ग्रेटर स्थान कौन सा था? 16वां स्थान कौन सा था? 16th स्थान था जयपुर ग्रेटर का, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर
वाटर प्लस सर्टिफिकेट इनको मिला है पहली बार। राजस्थान के 12 शहर, ठीक है, राजस्थान के 12 शहर शीर्ष 100 में आए। उदयपुर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, अजमेर और सीकर। तो राजस्थान के कितने, राजस्थान के 12 शहर हैं वो टॉप शीर्ष 100 के अंदर आए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हालिया जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसके अंदर राजस्थान के कितने शहर टॉप 100 के अंदर आए थे। ये जो है काफी डीप प्रश्न हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वो चीजें हर बार पूछी जाती रही है, आपको कुछ यूनिक चीजें पूछेगी तो आरपीएससी यहाँ से पूछेगी कि राजस्थान के कितने शहर, तो 12 शहर याद रख लेना। उसके बाद में देखो ओडीएफ प्लस शहरों की संख्या बात करें तो 17 से बढ़कर के कितनी हो चुकी है, 38। ओडीएफ प्लस शहरों की संख्या की बात करें तो 17 से बढ़कर के अब कितनी हो चुकी है, 38। ये स्टेटमेंट में जो है सीधे सीधे ऐसी लाइनें लिखी आ जा सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। जीएफसी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार उदयपुर राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। 1 स्टार की बात करें तो सीकर है। और बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो डेलावास जयपुर आपके एसटीपी अमृत योजना के अंतर्गत। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। अन्य राष्ट्रीय बैंक राजस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय बैंक की राजस्थान की बात करें तो 10 लाख प्लस श्रेणी के अंदर, ठीक है। अन्य राष्ट्रीय रैंक, ठीक है, अन्य राष्ट्रीय रैंक आपकी क्या है तो देखो 10 लाख प्लस श्रेणी के अंदर बात करें तो जयपुर ग्रेटर 16वीं और जयपुर हेरिटेज 20वीं। मीडियम सिटी की बात करें तो ये 50,000 से 3 लाख तक हो गया सीकर 95 छावनी बोर्ड की बात करें तो नसीराबाद 51वीं, नगर निगम की बात करें तो उदयपुर जो 13वां। उसके बाद में ये जो सारा स्थान है ये हमने पढ़ लिया कि 12 सिटी टॉप 100 के अंदर कितनी 12 सिटी आई है। तो ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वही अपना जो पहला पेज था वही इंपॉर्टेंट था। अगला देखो राज्य पर्यटन पुरस्कार उपलब्धियां 11 जुलाई 2025 जयपुर। क्या है, राज्य पर्यटन पुरस्कार व उपलब्धियां, ठीक है, राज्य पर्यटन पुरस्कार व उपलब्धियां कार्यक्रम आउटलुक इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड। उप मुख्यमंत्री पर्यटन दिया कुमारी द्वारा राज्य पर्यटन आपका पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। विरासत संरक्षण बात करें गोल्ड विजेता शाहपुरा हवेली। क्या याद रखोगे भाई, राज्य पर्यटन पुरस्कार और उपलब्धियां हैं 11 जुलाई जयपुर से शुरू हुई है। कार्यक्रम क्या है, आउटलुक इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड है, ये कार्यक्रम हुआ था। इसके तहत यहाँ पर एक घोषणा की थी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ये पर्यटन मंत्री भी है, इनके पास में पर्यटन विभाग का चार्ज भी है। तो दिया कुमारी द्वारा राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू करने की क्या है घोषणा की है, ठीक है। तो एक चीज तो इस बात का ध्यान में रखें कि राज्य पर्यटन पुरस्कार देने की घोषणा की है, क्या राज्य पर्यटन पुरस्कार, ठीक है। विरासत संरक्षण के लिए गोल्ड विजेता की यदि बात करें तो शाहपुरा हवेली को दिया गया। पर्यटन आंकड़े की बात करें तो 23 करोड़ प्लस घरेलू पर्यटक, 21 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक, देश का 5वां सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, क्या भाई पर्यटन आंकड़े 2024 की बात करें तो 23 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक आए, जबकि 21 लाख विदेशी पर्यटक आए। और ऐसा देश का 5वां सबसे अधिक भ्रमण करने वाला राज्य बन गया राजस्थान। कौन सा 5वां सबसे अधिक भ्रमण करने वाला राज्य, यानी 4 राज्य राजस्थान से ऊपर है, ठीक है। टीआईसीएफ कोर्स क्या है, टूरिज्म वाला जो कोर्स है 5,000 करोड़, पर्यटन अवसंरचना व क्षमता निर्माण हेतु जो कोर्स है, ठीक है, टीआईसीएफ यानी पर्यटन अवसंरचना व क्षमता निर्माण का जो 5,000 करोड़ का कोर्स है। उसके बाद में ई नीति की बात करें तो जिम्मेदार पर्यटन यानी रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पॉलिसी प्रस्तावित है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पॉलिसी प्रस्तावित है, ये एक नई नीति है, ये आपको ध्यान रखें। शाहपुरा हवेली जो शब्द है वो आप याद रखें भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखें। अगला देखो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर सूची में जयपुर। क्या भाई, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर सूची के अंदर जयपुर जारी करने वाला ट्रेवल प्लस आपके जो लेजर आपकी पत्रिका है रीडर्स सर्वे है, जयपुर की 5वीं रैंक आई है। क्या है, जयपुर की 5वीं रैंक आई है। आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन क्या है, इसको घोषित किया है। जयपुर की कौन सी रैंक आई है, 5वीं रैंक आई है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर सूची के अंदर जयपुर को 5वें नंबर पर शामिल किया है। आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी के अंदर शामिल किया है। कारण क्या है, राजस्थानी संस्कृति, गुलाबी बाजार, आलिशान होटल और किले इसका कारण है। शीर्ष स्थान की यदि बात करें तो सैन मिंगुएल डी ओलिंदे आपके मैक्सिको है उनको मिला है, और 5वां स्थान आपके क्या मिला, जयपुर को मिला है। तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है। कृषक उपहार योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया आपको 4 जुलाई को। किसानों को ई नाम व ई पेमेंट हेतु प्रोत्साहित करना और पारदर्शिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है कृषक उपहार योजना का। ये किसको दिया गया था, यहाँ पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपके गोलू को दिया गया था। मंजीत सिंह कोटा मंडी के हैं 2.5 लाख रुपए। दूसरा दिया गया आपके ओम प्रकाश को हनुमानगढ़ मंडी से हैं 1.5 लाख रुपए। तीसरा दिया गया राम बरोस को कोटा से हैं 1 लाख रुपए। और अन्य मंडी स्तर तक जो है आपके 25,000 तक है, और खंड स्तर 50,000 तक, और हर 6 महीने में वितरण है वो किया जाएगा। यानी यहाँ पर ध्यान में रखें 2.5 लाख रुपए गोलू कोटा मंडी है, इनको दिया गया था पुरस्कार। मंजीत सिंह कोटा मंडी और हनुमानगढ़ मंडी, 2 नाम याद रखे, गोलू और ओम प्रकाश, ठीक है। और तीसरा राम भरोस है। तो ये कृषक उपहार योजना है, ये ध्यान में रखे। ये पहले भी काफी बार आ चुकी है। विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय सम्मान 11 जुलाई 2025 को कहां पर, जयपुर में। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है।
यहाँ पर जो क्या है, उस दिवस के दिन राज्य स्तरीय क्या हुआ, राज्य स्तरीय समारोह हुआ। कहाँ पर, जयपुर के अंदर एक राज्य स्तरीय समारोह हुआ। ठीक है, स्थान राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, मैंने आपको कहा था RIC जालना जयपुर के अंदर। यहाँ पर सभी जो सम्मेलन कन्वेंशन वगैरह राजस्थान के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ही होता है। ये विशेष इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इनके जो आपके गवर्निंग बोर्ड है, इनको जो देखभाल करने वाली कमेटी है, इनके रूल्स रेगुलेशन तय करने वाली कमेटी है, उनके अध्यक्ष कौन है, आपके मुख्य सचिव है। थीम, थीम की बात करें, माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। यानी विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है, इस राज्य स्तरीय सम्मेलन की थीम की बात करें, मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। ये विशेष कार्यक्रम जनसंख्या स्तरीकरण पंखवाड़ा का शुभारंभ यहाँ पर हुआ था। ये ध्यान में रखे कि भाई भाई पंखवाड़ा का शुभारंभ हुआ है, तो ये आप अगला जो 26 तारीख तक चला होगा, 15 दिन का पंखवाड़ा होता है, तो 26 तारीख तक चला होगा। विशेष कार्यक्रम जनसंख्या स्तरीकरण पंखवाड़ा का शुभारंभ। यहाँ पर क्या है, राज्य स्तरीय सम्मान है, तो सम्मान के अंदर कौन से जिले सम्मानित हुए हैं, एक तो बांसवाड़ा हुआ है, एक भीलवाड़ा हुआ है, एक प्रतापगढ़ हुआ है। ठीक है, 3 जिले, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय सम्मान के तहत सम्मानित जिले हैं। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और आपके बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले हैं। विशेष कार्यक्रम जनसंख्या स्तरीकरण पंखवाड़ा शुभारंभ, और थीम मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, अन्य सम्मान मिला है जो निजी चिकित्सालय को मिला है, हरिओम अस्पताल उदयपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज उदयपुर और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर। क्या हो गया भाई, उदयपुर ही को दिया गया सारा। ठीक है, निजी चिकित्सालय से संबंधित जितने भी सामान है सारे उदयपुर को दे डाला इन्होंने। ठीक है, उदयपुर से बाहर ये कहीं गए ही नहीं। हरिओम अस्पताल उदयपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा कोई हॉस्पिटल इनको मिला ही नहीं था। तो ये सारे क्या हो गए, सारे आपके उदयपुर हो गए। उसके बाद में आसानवित ब्लॉक की बात करें तो वो आपके निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़। आसानवित ब्लॉक के रूप में इनको कौन सा स्थान मिला, प्रथम स्थान पर मिला है निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो आसानवित ब्लॉक निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर मिला है। एनजीओ श्रेणी की यदि बात करें, एनजीओ श्रेणी की आपके FRSH इंडिया प्रथम स्थान पर। एनजीओ श्रेणी के अंदर FRSH इंडिया प्रथम स्थान पर आया। और सर्वाधिक नसबंदी डॉक्टर मनोज अरोड़ा ने की थी, सर्वश्रेष्ठ सर्जन का पुरस्कार इसको मिला है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे सम्मान है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान 11 जुलाई को जयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, जनसंख्या स्तरीकरण पंखवाड़ा शुभारंभ हुआ, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ को सम्मानित जिले मिले, लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर आपके उदयपुर है, हरिओम, महात्मा गांधी, तीनों हॉस्पिटल उदयपुर। आसानवित ब्लॉक निम्बाड़ा ब्लॉक रहा। एनजीओ श्रेणी के अंदर यदि बात करें तो FRS इंडिया है, वो प्रथम रहा। सर्वाधिक नसबंदी की बात करें तो मनोज अरोड़ा सर्वश्रेष्ठ सर्जन रहा। तो ये सारे याद रखना, FRHS एनजीओ, मनोज अरोड़ा नसबंदी, ब्लॉक आपके निम्बेड़ा, उदयपुर निजी, और बाकी जो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, राजस्थान का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज, हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक, भारत का पहला, सॉरी भारत का पहला, राजस्थान का नहीं, भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक। ठीक है, हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक की बात करें, इंपॉर्टेंट है। खोज करने वाला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में परमाणु खनिज जो निदेशालय है, AMD है। ठीक है, परमाणु खनिज निदेशालय या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इन्होंने जो इसका खोज की थी। स्थान भाटीखेड़ा, स्थान शिवाना तहसील बालोतरा। कौन सा भाई, भाटीखेड़ा स्थान शिवाना तहसील बालोतरा। ये आप इसको क्या लगा लो, आप स्टार मार्क लगा लो, क्या लगा लो, स्टार मार्क लगा लो इसको। भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक आने वाले एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाएगा। क्या, भाटीखेड़ा पूछा जाएगा, शिवाना और आपके बालोतरा राजस्थान पूछा जाएगा। ठीक है, विशेषता देश का पहला ब्लॉक है जिसमें कठोर चट्टान या ग्रेनाइट में दुर्लभ खनिज मृदा जो आपके ये मौजूद है। यानी कठोर कठोर चट्टान के अंदर ऐसा पहला आपके क्या है, खनिज मिला है, पहला ब्लॉक मिला है जहां पर कठोर चट्टान के अंदर दुर्लभ मृदा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज में तो 17 उच्च मांग वाले तत्वों की उपस्थिति है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए ये खनिज है वो आवश्यक है जो मिला है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज मिला है। और G2 जो है ये भंडार की पुष्टि करता, सर्वेक्षण स्तर है वो इनका G2 था, और इन्होंने जो आपके इसकी पुष्टि की थी। तो वैश्विक दुर्लभ मृदा खनिज बाजार में भारत की संभावित अग्रणी भूमि हो जाएगी। और खनिज निष्कर्षण अधिक चुनौतीपूर्ण लेकिन उच्च मूल्यवान। ठीक है, निष्कर्षण अधिक चुनौतीपूर्ण है लेकिन उच्च मूल्यवान है। और यदि ये जो है आपके सक्सेस होता है तो भारत है वो भारत की संभावना अग्रणी भूमिका के अंदर आ जाएगी वैश्विक दुर्लभ मृदा खनिज बाजार में। ठीक है, और इसके अंदर आपके जो 15 ये लेंथेनाइट, स्कैंडियम, येट्रियम वगैरह ये जो ऑटोमिक जितने भी शामिल है दुर्लभ, वो सभी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, उसके बाद में देखो लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़। क्या भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ये आपके क्यों चर्चा में रही थी। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ है, ये एवरेस्ट मतलब ये आपके क्या माउंटेन जो फतेह करता है उनसे संबंधित है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अब आगे देखो कि भवादिया गांव डीडवाना जिला राजस्थान। स्थान क्या है, भवादिया गांव डीडवाना जिला राजस्थान से ये संबंधित है। उपलब्धि इन्होंने क्या हासिल की, जून 2025 में माउंट जो किलिमंजारो है 5895 मीटर है वो इन्होंने फतेह किया। ठीक है, वीडियो की तैयारी कर रहे हो या इवन आप इन फ्यूचर वीडियो के एग्जाम दे रहे हो, ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है वीडियो के अंदर कि माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, 8500 8900 5895। ठीक है, 5895 है।
इस चोटी को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला, इस चोटी को किलिमंजारो को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी है? राजस्थान की पहली महिला कौन थी? लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ है, जो डीडवाना से संबंधित है। इनकी पूर्व उपलब्धि, माउंट एवरेस्ट इन्होंने 2 बार फतेह कर लिया, 12 और 16। माउंट एल्ब्रूस रूस का जो 2025 के अंदर फतेह किया इसी साल। माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना का भी 2025 के अंदर इन्होंने फतेह किया, ठीक है। तो अर्जेंटीना माउंट एकांगुआ कर दिया, एल्ब्रूस कर लिया और एवरेस्ट कर लिया, 3 कर लिया, और इस बार ये किलिमंजारो भी कर लिया, 4 कर लिया, ठीक है। आगे देखो, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 28 जुलाई 2025। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। ये अभियान बेसिकली क्या है? नीति आयोग द्वारा जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाया गया था पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु। सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जो जिला है वो आपके गोल्ड आपके जो श्रेणी का है वो करौली के मिले, और इन्होंने क्या सभी जो 6 संकेतक है उनमें से 100% लक्ष्य हासिल किया। मैंने जब MCQ करवाए थे आपके जुलाई माह के, उसके अंदर इसको बेहतरीन ढंग से बताया है, वो जाकर के जरूर देखना, ठीक है। तो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, यानी ये जो अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया गया था जुलाई से सितंबर 2024 को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए चलाया गया था, उसके लिए अब क्या हो रहा है? सम्मान समारोह हो रहा है, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको मिला है? आपके राजस्थान के अंदर गोल्ड श्रेणी के अंदर वो मिला है, करौली को मिला है। इन्होंने सभी जो 6 संकेतक है उनमें से 100% इन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है। कांस्य पदक की बात करें तो 4 संकेतकों में इनको संतृप्ति मिली है, यानी इन्होंने 4 संकेतक पूर्ण किए हैं, 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ये क्या है? ये आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही कांस्य पदक जो है इन्होंने 4 संकेतक में संतृप्ति हासिल की है। 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही याद रखना चाह रहा हूँ, करौली भी याद रखना। क्या याद रखना? करौली भी याद रखोगे, 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही भी याद रखोगे। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक आपके गोल्ड श्रेणी का रहा है जायल। ब्लॉक की बात करें तो जायल रहा है नागौर का, रानी रहा है पाली का, खेरवाड़ा उदयपुर का। ये जो सभी ब्लॉक है ये सभी 6 संकेतक है इन्होंने पूर्ण किए। यानी जिले के अंदर बात करें तो करौली 1 है, कांस्य की बात करें तो 4 जिले, 12 धौलपुर, जैसलमेर है। यदि सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक गोल्ड की बात करें, ब्लॉक श्रेणी की बात करें तो एक तो नागौर का जायल, पाली का आपका रानी है, उदयपुर का खेरवाड़ा है, और ये 3 ही है, ठीक है भाई। एक तो जायल, एक रानी और एक खेरवाड़ा, 3 है। इन तीनों ने क्या सभी जो 6 संकेतक होते हैं उनमें इनकी क्या इन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, संपूर्णता प्राप्त की है। 20 ब्लॉकों को रजत और आपके कांस्य, ताम्र पदक इनको मिले, ठीक है। उसके बाद में देखो, देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय, देश का पहला, कौन सा भाई? देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय, ठीक है। देश का पहला है राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय, जयमल सर बीकानेर। कहां पर है भाई? जयमल सर बीकानेर है, याद रख लेना। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री आए थे, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री आए थे, इन्होंने उद्घाटन किया था। नाम इनका रखा गया था पूज्य रामी देवी राम नारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय, ठीक है। यानी पूज्य रामी देवी राम नारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय इनका नाम रखा है। बालिकाओं में आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और राष्ट्र सेवा की भावना जगाना इनका उद्देश्य है। विशेषता क्या है? पूर्णतया आवासीय है, क्या भाई? आवासीय, ठीक है। सैनिक कन्या आवासीय विद्यालय, यहाँ पर आवासीय शब्द भी अपन जोड़ दें तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। आवासीय विद्यालय जोड़ देते हैं यहाँ पर कि देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक का प्रवेश पहले चरण के अंदर कक्षा 6 से 8 होगा, फिर 12 तक यहाँ पर आपकी एजुकेशन होगी। सभी संभाग मुख्यालय पर स्थापना की योजना का जो है विचार है कि सभी संभाग मुख्यालय पर ऐसे जो विद्यालय है उसकी स्थापना का इन्होंने बात की है, और ये आपके बजट घोषणा 2024-25 में कर रखी है कि सभी संभाग मुख्यालय पर इस तरीके के विद्यालय वो इसकी स्थापना करेंगे। उसके बाद में बिट्स पिलानी और आपके CERT इनके बीच में क्या हुआ? आपके MOU हुआ है, ठीक है। यानी CERT इनका मतलब हो गया कि जो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है, रेस्पॉन्स जो टीम है, ठीक है, ठीक है, भारतीय आपके कंप्यूटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स टीम है, CERT इन, यानी आपके कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, ठीक है। ये टीम और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी बिट्स पिलानी के मध्य क्या है? एक MOU हुआ है। किसको लेकर के हुआ है? उद्देश्य क्या है इनका? तो सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र PSU, उद्योग जगत के में कार्यरत पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम क्या शुरू करना। यानी जितने भी सरकारी विभाग है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उद्योग जगत के अंदर जो कार्यरत पेशेवर है उन सभी के लिए साइबर सुरक्षा के विकास हेतु कार्य करना। शुरुआत 19 जुलाई से 8 सप्ताह का ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम है। संचालन बिट्स पिलानी का हैदराबाद जो कैंपस है वो करेगा। तकनीकी साझेदार आपके क्या है? रैपिड जो के साथ में। उसके बाद में मार्गदर्शन आपके CERT द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा संगीत कार्यक्रम, ठीक है। गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा संगीत कार्यक्रम की बात करें तो स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, भारतीय दूतावास और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ये क्या है? इसके आयोजक रहे हैं। अवसर क्या है? WIPO और भारत के बीच में सहयोग के 50 वर्ष पूर्ण होने के
उपलक्ष्य में। याद रखना ये अवसर है, यही आपके इंपॉर्टेंट है कि भारत और विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत और विपो के सहयोग के बीच के जो 50 वर्ष पूर्ण हो गए, उसके उपलक्ष्य के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय जिनेवा के अंदर आपके विपो और भारतीय दूतावास और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया था। गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा संगीत कार्यक्रम। मुख्य प्रस्तुति ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके पुत्र आपके क्या है, सम्राट पंडित सलील भट्ट। देखो, मोहन विश्व मोहन भट्ट और उनके पुत्र सलील भट्ट, ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड विजेता है ये। तो जो है आपके ये भी पूछा जा सकता है मुख्य प्रस्तुति किसने दी, तो ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट और इनके पुत्र सलील भट्ट, ये मुख्य प्रस्तुति करता थे। सहयोगी कलाकार राजस्थानी कलाकार करले खान मांगणियार, ठीक है, करले खान मांगणियार और तबला वादक पंडित हिमांशु महंत, ठीक है, करले खान मांगणियार और तबला वादक पंडित हिमांशु महंत इनके सहयोगी थे। सर इसका टाइगर रिजर्व की सीमाओं का क्या कर दिया, पुनर्गठन का प्रस्ताव है वो इन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं का पुनर्गठन की बात करें, एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसकी जो स्थायी समिति है उसके द्वारा अनुमोदन कर दिया है। अब जो अंतिम निर्णय है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद में लागू होगा। मुख्य कारण क्या है, गांवों का पुनर्वास और पशु चराई जैसे मानव गतिविधियों से होने वाले व्यवधान को क्या करना, इसके अंदर कम करना। परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। पहली बात तो सीटीएच की बात करें, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें, जो आपके अभी क्या है 881.11 वर्ग किलोमीटर है, वो उससे बढ़कर क्या हो जाएगा 924.49 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का क्षेत्र बढ़ जाएगा, एक तो 881 से 924 हो जाएगा। बफर जोन की बात करें, बफर जोन की बात करें 245 वर्ग किलोमीटर से घट करके 203 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बफर जोन की बात करें तो 245 वर्ग किलोमीटर से घट करके 203 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, संरक्षण की जरूरतों और विकास के दबावों के बीच में संतुलन स्थापित करना, इसका उद्देश्य है। उसके बाद में देखो, धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा स्कूली बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विकासकर्ता संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षी विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, ये क्या है, ये विकासकर्ता संस्थान है। यानी धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, यानी धौलपुर के अंदर विज्ञान केंद्र का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। विकासकर्ता संस्थान कौन है, एक तो आपके जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान और राष्ट्रीय विज्ञान के अंदर, ये क्या है, ये आपके इनका क्या करेगा, विकास करेगा। ये विकासकर्ता संस्था है। विशेषता क्या है, एसटीईएम आधारित, ठीक है, एसटीईएम आधारित आपके मॉड्यूल, इंटरेक्टिव प्रदर्शनियां, प्रायोगिक विज्ञान अनुभव। महत्व इनका क्या रहने वाला है, आकांक्षी जिलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है ये। यानी आकांक्षी जिलों के अंदर विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की एक राष्ट्रीय पहल है, उसका हिस्सा यह है कि धौलपुर में स्थापित करना। क्यों, क्योंकि धौलपुर क्या है, आकांक्षी जिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, आकांक्षी जिलों के अंदर ये स्थापित करने की एक पहल पहले से चल रही है। छोटे शहरों से संभावित स्टार्टअप के लिए क्षमता निर्माण का केंद्र भी बनाना इसका महत्व है। तो ये दोनों चीजें याद रखें आप। अगला देखो, एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर जैसे 2 प्रश्न पहले आ चुके हैं, एक तो कराईकल वाला आ गया, ठीक है, कराकल वाला भी आ गया, और एक उसके बाद में आपके ये जो है सरिस्का अलवर वाला है वो भी आ गया, ठीक है। सरिस्का अलवर वाले भी आ गया, आपके उस पौधे का नाम था वो भी आ गया। तो यहां पर क्या है, एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी, ठीक है, क्या है, एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी टोंक में पहली बार देखी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। मैं इसके लगा देता हूं, आपके क्या स्टार लगा देता हूं, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आएगा। आरपीएससी पूछो चाहे 4th ग्रेड की जो आपके 6 शिफ्ट होगी, 6 शिफ्टों के अंदर 10-10 करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं 4th ग्रेड के अंदर, टोटल 60 प्रश्न आने वाले हैं। और 60 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा, एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी, ठीक है। टोंक में पहली बार, टोंक जिले में पहली बार देखी गई, पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर में देखी जा चुकी है, अब जो टोंक में पहली बार देखी गई। सफेद फर, गुलाबी लाल आंखें, मेलेनिन की पूर्ण कमी के कारण लगभग आपके क्या है 1 लाख में से केवल एक गिलेरी एल्बिनो के रूप में क्या है जन्म लेती है। तो ये आपकी क्या दुर्लभता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और अन्य तथ्य क्या, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय रूप से इनका जमाव भी देखा गया है। तो याद रखना, एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी हाल ही में टोंक में देखी गई है, इतना ध्यान रखिए। उससे पहले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में देखी जा चुकी है। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें, बालिका वर्ग, क्या है भाई, अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बालिका वर्ग 28 जून से 1 जुलाई हरिद्वार उत्तराखंड, राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में हरियाणा से
39-35 से हार गई। यानी राजस्थान बालिका टीम ने क्या जीता, आपके रजत पदक जीता और हरियाणा से हार गई। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है। कौन सी चैंपियनशिप है, पहली बात तो कबड्डी है और बालिका वर्ग है। जीती कौन, जीती आपके हरियाणा जीती, ठीक है। जीती कौन है, हरियाणा जीती है। राजस्थान को क्या मिला, रजत मिला, इसका मतलब हरियाणा को क्या मिला है, गोल्ड मिला, ठीक है। हरियाणा जीती है गोल्ड और राजस्थान को रजत मिला है। कहाँ हुआ, उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर इसका आयोजन हुआ। हरियाणा टीम स्वर्ण पदक मिली, राजस्थान टीम के सदस्य लक्षिता, निकिता, अक्षिता, पलक, क्या भाई, निकिता याद रखना, लक्षिता, अक्षिता, पलक, कृष्णा, ज्योति, आयना, मोनिका, खुशबू, मनीषा, मोन्ना, टीना, निर्मला और ज्योति, ये क्या है, राजस्थान टीम के सदस्य हैं। अंडर 18 है, यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, बालिका वर्ग का था। उत्तराखंड हरियाणा के अंदर, हरिद्वार के अंदर हुआ था। 28 जून से 1 जुलाई तक हुआ था और राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता, हरियाणा की टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। गंभीर आपराधिक मामलों के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु एमओयू किया गया है। जयपुर पुलिस और राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ 40 इनके मध्य क्या है, आपके एमओयू हुआ है। हस्ताक्षर करता है राजस्थान पुलिस के कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस, और आपके जयपुर पुलिस के कमिश्नर थे बीजू जॉर्ज जोसेफ और सुरेश अग्रवाल, ये अध्यक्ष क्या है किसके भाई, 40 के। यानी राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन है, सुरेश अग्रवाल है। इनके मध्य एमओयू हुआ है कि जो भी गंभीर आपराधिक मामलों के जो पीड़ित है उनके पुनर्वास की क्या हम व्यवस्था करेंगे। उद्देश्य क्या है, गंभीर परिस्थितियों के अपराध पीड़ितों का सहयोग, पुनर्वास करना। सहायता के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, शिक्षा, विशेष करके बच्चों, युवाओं और पढ़ाई छोड़ चुके पीड़ितों के लिए, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सुरक्षा उपाय करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर लाभार्थी कौन होंगे, तो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नागरिक, बीमार व्यक्ति सब हो जाएंगे। 40 एक विशेष विंग बनाएगी जो कमिश्नर ऑफ ऑफिस से आए मामलों की जांच समिति को प्रस्ताव देगी। इसके बाद में कोई व्यवसायी उस परिवार की क्या लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे भाई। अतिरिक्त तथ्य क्या है, जयपुर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली 1 जनवरी 2011 से लागू है, जहां वर्तमान में 1 पुलिस आयुक्त, 2 पुलिस अतिरिक्त आयुक्त और 8 पुलिस उपायुक्त कार्यरत है, ठीक है। ये अपने कमिश्नर प्रणाली की बात है। उसके बाद में देखो, डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स हेतु क्या हुआ, एमओयू हुआ। डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स हेतु एमओयू किसके साथ में हुआ है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर और आपके कोयटा फाउंडेशन मुंबई। 2 हो गई, एक तो आरयूएचएस हो गई राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, ठीक है, साइंस, यानी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक, और एक कोयटा फाउंडेशन मुंबई प्लस कोयटा फाउंडेशन, ठीक है। कोयटा फाउंडेशन की बात करें तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ, एक एमओयू हुआ है डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए। चिकित्सा छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों को डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का प्रशिक्षण देना। कोर्स की सामग्री क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ईएमआर और टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विशेषता क्या है, ऑनलाइन कोर्स में वर्चुअल लैब के माध्यम से प्रायोगिक अनुभव भी उपलब्ध होगा। महत्व क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मियों को भविष्य की डिजिटल चुनौतियों के लिए क्या करना, तैयार करना, इसका क्या महत्व है भाई। उसके बाद में आप देखो, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम हेतु एमओयू, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम हेतु एमओयू की बात करें तो देखो, संस्थान राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की यदि बात करें तो ये इनके क्या है, संस्थान है। कौन, क्योंकि जब एमओयू होता है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है तो क्या होता है, 2 संस्थाएं तो कम से कम होती है उसके अंदर। तो सहकार से समृद्धि एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के हेतु क्या हुआ, एमओयू हुआ। तो उसके अंदर संस्था कौन थी, तो राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड यानी राजफेड प्लस राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, ये 2 संघ थी। उद्देश्य क्या था, सहकारी समितियों के माध्यम से जो जुड़े सदस्य हैं उनको निर्यात के क्षेत्र में अवसर देना और उनकी आय का बढ़ाना, इसका आपकी क्या था, उद्देश्य था। मुख्य लाभ आपके इसका क्या रहने वाला है, प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान देना और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय पहल, केंद्र सरकार ने 3 बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया है। विशेष प्रावधान, इन समितियों के लिए राजस्थान सरकार ने राजफेड को नोडल एजेंसी नामित किया। तो इसके अंदर है जो 1-2 चीज याद रखनी है। एक तो जैसे ये मान लो ये कोई चीज ध्यान में रख ली, ये संस्थान ध्यान में रख लिया, आइडिया याद रखना है, प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कमी रहती है यहाँ से। 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता, कौन सी, 36 है, स्टेट टूर्नामेंट है, जूनियर का है और तैराकी प्रतियोगिता है। कहाँ हुआ, श्रीनाथपुरम स्टेडियम कोटा। कहाँ हुआ, श्रीनाथपुरम स्टेडियम कोटा। 12 जुलाई राज्य तैराकी संघ इसके आयोजक है। 150 प्लस तैराक यहाँ पर गए थे। विधि सनाडिया उदयपुर के, ठीक है, विधि सनाडिया उदयपुर के। उन्होंने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 3 मिनट 1 सेकंड और 7 माइक्रो सेकंड का नया इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। विधि सनाडी कहाँ से है, तैराक है और उदयपुर से, इतना ध्यान रखना। दक्षिणा जोशी कहाँ से है, टोंक से। क्या है कि इनके जो है प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि विधि सनाडिया ने हाल ही के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है, उनका संबंध किस जिले से है या किस खेल से है। 2 चीज हो जाती है, यदि रिकॉर्ड का नाम दे देते हैं तो समझ जाते हैं कि तैराकी है, तब तो जिला पूछेंगे, और यदि जो है तैराकी दे दी मतलब
यदि जो है जिला दे दिया जाता तो सीधा खेल पूछ लेते कौन है, तो तैराक है। विधि सनाडिया उदयपुर की तैराक है। दक्षिणा जोशी टोंक की तैराक है। 100 मीटर बटरफ्लाई 1 मिनट 9 सेकंड 18 माइक्रो सेकंड में नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 200 मीटर आपके बैक स्ट्रोक के अंदर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रणीति सिंह चौधरी की यदि बात करें, प्रणीति सिंह चौधरी 800 मीटर फ्री स्टाइल 9 मिनट के अंदर और 51 माइक्रो, ये नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये तो जो है आपको याद नहीं रहेगा किसने कितने मीटर में रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। आपको तो ये याद रखना है, प्रणीति सिंह चौधरी, दक्षिणा जोशी और विधि सनाडिया याद रखना है, ठीक है। सबसे सफल तैराक कृष्णादित्य जयपुर के हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड जीते। शरैना ने क्या है 4 गोल्ड जीते। उसके बाद में 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, मैं इसके स्टार भी लगा देता हूं। प्रश्न क्या आएगा, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर आयोजन हो गई, उसके अंदर आपकी क्या है, उसके अंदर राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनका योगदान आपको पूछा जाएगा। जब नेशनल लेवल के अंदर आएंगे तब आरपीएससी क्या पूछेगी, ये किस स्टेडियम में हुआ, ऐसे पूछा जाएगा कि 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु के कौन से स्टेडियम के अंदर आयोजन हुआ था, यह प्रश्न पूछा जाएगा आरपीएससी का। और कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु क्या है, कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये आरपीएससी का प्रश्न है, 11 से 12 जुलाई को हुआ। राजस्थान आरएसएसबी के अंदर महेंद्र गुर्जर राजस्थान F42 भाला फेंक में अपना ही जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, नया रिकॉर्ड इन्होंने 63.89 मीटर का इन्होंने बनाया है, यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न क्या आएगा, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक राजस्थान के अंदर जीतने वाले कौन खिलाड़ी थे, या महेंद्र गुर्जर ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। उससे भी ज्यादा डीप में जाए तो इनका रिकॉर्ड है वो कितने मीटर का था, या फिर प्रश्न आएगा इनकी श्रेणी कौन सी है, 76 भाला फेंक है, श्रेणी F42, ठीक है। पुराना रिकॉर्ड इनका 61 मीटर का था, 23 मई 2025 में इन्होंने बनाया था स्विट्जरलैंड के अंदर, और अब इन्होंने वापस तोड़ के आपके बेंगलुरु के अंदर 63.89 मीटर का बना दिया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। ये इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। वर्ल्ड आपके पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है, इस बार दिल्ली में होने वाली है, और उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। डॉक्टर जगबीर सिंह भरतपुर से है, याद रखें पूछा जाएगा डॉक्टर जगबीर सिंह का संबंध किस जिले से है, तो भरतपुर से है। व्हील चेयर रेस में 1 गोल्ड और 2 कांस्य इन्होंने जीता है, ये एक अति महत्वपूर्ण है भाई, डॉक्टर जगबीर सिंह अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने व्हील चेयर रेस के अंदर 1 गोल्ड और 2 कांस्य जीते हैं इस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। भरतपुर निवासी है डॉक्टर जगबीर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो राजस्थान के यहाँ पर जो पदक है, गोल्ड पदक है, ये आपको ध्यान में रखें। मैंने 2 तो आपको बता ही दिया है, डॉक्टर जगबीर सिंह मैंने आपको बता दिया है भरतपुर निवासी, और एक महेंद्र गुर्जर का हमने पढ़ा क्योंकि इन्होंने क्या है रिकॉर्ड बनाया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, F42 श्रेणी के भाला फेंक है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 2 तो ये क्या स्पेशल है, जगबीर और ये महेंद्र गुर्जर, इनको तो आपको अलग से याद रखना है। बाकी यहाँ पर क्योंकि ये आपके जो है ये क्या है, ये आपके इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, और इंडिया के अंदर होने वाली है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के खिलाड़ियों का जो आपके प्रदर्शन था, सुंदर गुर्जर F46 भाला फेंक, महेंद्र गुर्जर 42 भाला फेंक, प्रवीण F46 गोला फेंक, खुशबू गिल F20 गोला फेंक, जगबीर सिंह व्हील चेयर रेस, ठीक है। 2 नाम आपको मैंने बता दिया, बाकी सुंदर गुर्जर, महेंद्र, प्रवीण, खुशबू और जगबीर, ये क्या है, ये आपके 5 क्या है गोल्ड लाने वाला है। रजत की बात करें तो संदीप चौधरी, सुनील साहू, अर्जुन जांगीड़, लंबी कूद है अर्जुन जांगीड़, ये क्या है, ये आपके 3 रजत है, क्या है 3 रजत है, और 5 आपके क्या है गोल्ड है। उसके बाद में बात करें कांस्य की बात करें तो देखो बंटी जांगीड़ T44 ऊंची कूद, जगबीर सिंह T53 400 मीटर के अंदर, ये हमने पढ़ लिया। एक जगबीर का 1 तो गोल्ड था और 2 आपके क्या कांस्य थे, तो ये एक तो ये गोल्ड तो था वहां पे, और जगबीर सिंह T53 400 मीटर व्हील चेयर के अंदर इन्होंने कांस्य जीता। विक्रम मीणा उसके बाद में आया फिर वापस जगबीर सिंह व्हील चेयर के अंदर, जनक सिंह हरसान F11 डिस्कस थ्रो, दुर्गा गहलोत जीवनी और ठाकरा राम क्या है मेघवाल। तो ये आपकी क्या है, ये 8 कितने हैं भाई, 8 हो गए, ठीक है। 8 ये हो गई, 5 3 और 8 कितने पदक हो गए यहाँ पर, 5 + 3 + 8, ठीक है। 8 कांस्य हो गई, 3 रजत हो गई और 5 गोल्ड हो गए, तो 5 3 8 और 8 16, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कौन सा बात करें, विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स की बात करें, मैंने एमसीक्यूज के अंदर अच्छी तरीके से बता दिया कि आपके बर्मिंघम अल्बामा अमेरिका के अंदर इसका आयोजन हुआ। राजस्थान के खिलाड़ियों का यहाँ पर शानदार प्रदर्शन रहे, और राजस्थान के खिलाड़ियों ने कई सारे यहाँ पर वो पदक जीते थे, लगभग 29 पदक है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर है वो जो जीतने चाहिए, तो वो मैंने एमसीक्यूज के अंदर आपको अच्छे से बताया है। लेकिन यहाँ पर देखो छगन लाल आपके जो है मोना हेड कांस्टेबल राजस्थान, कुश्ती के अंदर इन्होंने जो है आपके 77 kg भार वर्ग के अंदर पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। कचनार चौधरी एसआई राजस्थान पुलिस शॉर्ट पुट थ्रो के अंदर रोमानिया टीम को हरा करके गोल्ड जीता। दिलीप कुमार मालव सीआरपीएफ झालावाड़ कराटे स्पर्धा के अंदर इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। उमा चौधरी हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ जोधपुर एयरपोर्ट के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता। कृष्णा शर्मा एसआई चोमू जयपुर
बॉक्सिंग के अंदर फाइनल में मंगोलिया को इन्होंने हराया था। क्या है, बॉक्सिंग फाइनल में इन्होंने मंगोलिया को हराया था और गोल्ड जीता था। यानी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर इन सब ने क्या है, गोल्ड जीता था। ये याद रखे। कृष्णा शर्मा एसआई चोमू बॉक्सिंग, उमा चौधरी हेड कांस्टेबल सीएसएफ जोधपुर जेवलिन थ्रो, दिलीप कुमार मालव सीआरपीएफ झालावाड़ कराटे, कचनार ऐसे राजस्थान पुलिस शॉर्ट पुट थ्रो, और छगनलाल मीना आपके हेड कांस्टेबल राजस्थान पुलिस कुश्ती। तो ये ध्यान रखें, इन्होंने जो है आपके गोल्ड जीता। राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट की बात करें, राजस्थान स्टेट की बात करें, पहला, ठीक है, कौन सा पहला, पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट की बात करें, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 6 आयु श्रेणियों में रिकर हुए, कंपाउंड इंडियन राउंड प्रतियोगिता हुई। कुल पुरस्कार 2,46,000 का। सीनियर वर्ग का जो गोल्ड मेडल है वो रिकर्व महिला में अमनदीप कौर श्रीगंगानगर, रिकर्व पुलिस में मनीष यादव धौलपुर, कंपाउंड महिला में स्वाति दूधवाल शिकर और पुलकित काजला श्रीगंगानगर कंपाउंड पुरुष के अंदर। कुल मिला के ये ध्यान रखें, इनके डिस्ट्रिक्ट तो लिखे हुए ही हैं सामने। स्वाति दूधवाल का पहले पूछा गया है, मतलब एग्जाम्स के अंदर, कि ये इनका संबंध है वो किस खेल से है, तो ये तीरंदाजी से है। किससे है भाई, तीरंदाजी से है। तो स्वाति दूधवाल का पहले से पूछा गया है। आप बाकी का भी ध्यान रखें, ये सब क्या है, ये सब तीरंदाजी से संबंधित है। उसके बाद में देखो 24वीं, उसके बाद में क्या, 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। क्या है, 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। और जब भी नेशनल खेल होता है, जब भी नेशनल गेम्स होता है, मैंने आपको कहा था नेशनल गेम्स आरपीएससी का फेवरेट है। नेशनल गेम्स के अंदर 3 कैटेगरी होती है हमारी, हमने कहा था जूनियर होती है, एक सब जूनियर होती है, और एक और क्या होती है, सीनियर होती है। ठीक है, एक सीनियर होती है। तो ये क्या है, ये 3 कैटेगरी है, जूनियर, सब जूनियर और एक सीनियर। क्या भाई 3 कैटेगरी है यहाँ पर। और 2 चीजें आपको जब भी करंट अफेयर पढ़ते हो तब आपको 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज आप क्या ध्यान में रखोगे, एक तो कोई भी आप नेशनल गेम्स पढ़ोगे, ठीक है, ये कोई भी आप यदि नेशनल गेम्स पढ़ते हो तो नेशनल गेम्स के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी आप जो है नेशनल गेम्स पढ़ते हो, उस नेशनल गेम्स के अंदर आपको एक तो सब जूनियर है कैटेगरी, वो याद करनी होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी की यदि बात करें हम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सब जूनियर याद करनी पड़ती है। एक आपको जूनियर, एक आपको क्या है, जूनियर कैटेगरी है, वो याद करनी पड़ती है। और इसके अलावा एक आपको याद करनी पड़ती है सीनियर कैटेगरी। ठीक है, सीनियर कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी आती है नेशनल गेम्स के अंदर। अब वो प्रत्येक गेम्स की अलग अलग होती है। जैसे ये हम बात कर रहे हैं वुशु गेम्स, तो वुशु गेम्स का ये जो टूर्नामेंट है, ये वुशु जूनियर का है। क्या है, ये वुशु जूनियर का 24वां जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता है। ये आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है। राजस्थान वुशु टीम की ओवरऑल जो टीम चैंपियनशिप है, राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, यहाँ पर राजस्थान का 3रा स्थान रहा। कुल पदक 7 गोल्ड 9 रजत 4 कांस्य के साथ में 20 पदक राजस्थान ने यहाँ पर जीते। 7 9 16, 7 + 9 16 + 4 = 20 पदक राजस्थान ने यहाँ पर जीते। 7 गोल्ड है, 9 रजत है, 4 कांस्य है, 20 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता कहाँ आयोजन हुई, हैदराबाद के अंदर हुई, 1 से 6 जुलाई को। 7 गोल्ड है, ध्यान रखें, 9 रजत और 4 कांस्य, 20 पदक जीते। ठीक है, बालक यदि बात करें, बालक है तो 2 गोल्ड 2 रजत 1 कांस्य, दूसरा स्थान। सांसु बालक की, बालिका की बात करें तो आपके 2 गोल्ड 4 रजत और 1 कांस्य, तीसरा स्थान। और या इस श्रेणी के अंदर 3रा स्थान। यानी ओवरऑल चैंपियनशिप के अंदर बात करें तो ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, 3रा स्थान रहा ओवरऑल चैंपियनशिप के। एक तो ये याद करें, ओवरऑल चैंपियनशिप में राजस्थान का 3रा स्थान रहा। एक आप ये चीज याद करें कि 7 गोल्ड 9 रजत और 4 कांस्य, 7 गोल्ड 9 रजत और 4 कांस्य, कुल पदक कितने, 20 पदक है। ठीक है, स्वर्ण विजेता की बात करें तो आसू 48 किलोग्राम, तुषार 80, प्रियांशी 56, सुगुन सिंह 65, रिद्धि पारी की पायल भाटी रोनिका, और ये जो जितने भी नाम है, हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे, आपको ये 2 चीज याद रखिए, एक कुल पदक और एक आपके ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में 3रा स्थान, और हैदराबाद में हुआ, ये भी ध्यान रखें। ये अश्विनी विश्नोई है, अश्विनी विश्नोई का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा लो। सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, क्या है, ये स्टार लगा लो। सब जूनियर कौन सी श्रेणी आ गई, सब जूनियर आ गई, और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आ गई। कहाँ हुई, वियतनाम के अंदर हुई। 62 केजी श्रेणी याद रखे अश्विनी विश्नोई की। 62 केजी फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और चीन की शीर्ष जो खिलाड़ी है, चीन की शीर्ष खिलाड़ी को इन्होंने हराया अश्विनी विश्नोई ने, सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 62 केजी फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने हरा दिया चीन को। ठीक है, और लगातार 3री गोल्ड मेडल इन्होंने जीत ली, 2023, 2024 और 2025, लगातार 3रा यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। याद रखें अश्विनी विश्नोई अति महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर स्वामी, ये आपकी, ये भी क्या है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, बीकानेर से संबंधित है इनका। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप बीजिंग के अंदर। ठीक है, राकेश कुमार के साथ में युगल में रजत पदक इन्होंने जीता था, तो ये भी ध्यान रखें, ये चाइना से हार गए थे। राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी दोनों ने मिलकर के युगल में आपके रजत पदक जीता था एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर, तो ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद में देखो आस्था माथुर बीसीसीआई मैच रेफरी पैनल।
क्या वे आस्था माथुर है बीसीसीआई मैच रेफरी फाइनल जून 2025। राजस्थान की दूसरी महिला मैच रेफरी 5वां स्थान बीसीसीआई परीक्षा के अंदर आया था। उससे पहले जो है आपके मीनाक्षी बंसल 2018 से पैनल में है। तो आस्था माथुर का याद रखे नाम। आशी और नंदिनी, ठीक है, आशी उपाध्याय और नंदिनी शर्मा, आशी उपाध्याय और नंदिनी शर्मा अंडर 19 ऑल इंडिया आपके जो आईपीएससी जो शतरंज टूर्नामेंट है, शतरंज टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने क्या है, इन्होंने तो आपके आशी ने तो आपके गोल्ड जीता, आशी उपाध्याय ने गोल्ड जीता और इन्होंने आपके क्या जीता, रजत जीता, सिल्वर जीता नंदिनी शर्मा ने, ठीक है। अंडर 19 ऑल इंडिया आपके आईपीएससी जो शतरंज टूर्नामेंट है, आशी उपाध्याय ने स्वर्ण पदक जीता और नंदिनी शर्मा ने रजत पदक जीता। टीम स्पर्धा ने यहाँ पर भी क्या है, रजत पदक जीता। हुआ आपके इंदौर के अंदर हुआ, ठीक है। ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं आशी, नंदिनी, और राजस्थान की टीम ने भी रजत पदक जीता है, कहां पर, इंदौर पे जाकर के, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अगला देखो, अर्जुन सिंह शेखावत का निधन हो गया है, पाली निवासी थे, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान क्या है, साहित्यकार थे। प्रसिद्ध पुस्तक है भाकररा भूमिया। देखो जब इनको 2021 के अंदर इनको साहित्य पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था, राजस्थान के साहित्यकार थे ये, पाली जिले से। तब एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में जरूर प्रश्न पूछा गया था। अब इनका निधन हो गया है। इनकी पुस्तक है भाकररा भूमिया, ये याद रखे। आदिवासी संस्कृति पर यह आधारित है, यूनेस्को से ये सम्मानित पुस्तक है, ठीक है। भाकररा भूमिया ये काफी उस समय भी चर्चा में थी, सभी ने इस समय याद की थी, हमने भी उस समय इस पुस्तक को याद किया था, भाकररा भूमिया। तो ये आप याद रखें। अब जो है इनका निधन हो गया तो वापस पूछी जा सकती है। अन्य पुरस्कार इनको शिवचंद्र भरती है, गद्य पुरस्कार 2006 और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2009 मिल चुका है। गायों में गांठदार त्वचा रोग शिरोई के अंदर है, वो हाल ही में नए मामले सामने आए जुलाई 2025 में। 3 वर्ष पूर्व भी इस रोग ने व्यापक नुकसान किया था। तो यह आ सकता है कि हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा रोग पाया गया, शिरोई याद रखे। सहकार और रोजगार उत्सव अति महत्वपूर्ण है ये उत्सव, ठीक है। मैं इसके 2 स्टार लगा देता हूं। आपको याद करना है 4th ग्रेड या 2nd ग्रेड की बात करें, या पुलिस कांस्टेबल या 4th ग्रेड के अंदर आने वाले 6 शिफ्टों के अंदर एक शिफ्ट के अंदर ये आपको जरूर दिखने वाला है, ठीक है। 1 या 2 शिफ्ट के अंदर भी दिख जाए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी की ये आपके सामने जरूर आएगा। सहकार और रोजगार उत्सव 2025, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सहकार और रोजगार उत्सव 2025 कब हुआ, डेट याद रखें, 17 जुलाई 2025। कहाँ हुआ, दादिया गांव जयपुर। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर, यानी 2025 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, उसके अवसर पर सहकार और रोजगार उत्सव 17 जुलाई दादिया जयपुर के अंदर हुआ। मुख्य अतिथि कौन आए, ये भी याद रखें, अमित शाह आए, क्यों, सहकारिता मंत्री है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह को चंदन की गदा भेंट की, जिसके निर्माता कौन थे, चुरू के कलाकार थे। यानी इन्होंने चंदन की गदा इनको भेंट की और इसके निर्माता कौन थे, चुरू के कलाकार थे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख ने मुख्यमंत्री को चंदन की कृष्ण पंछी भेंट की, इनके निर्माता कौन है, मोहित जांगीर जयपुर। देखो यहां पर अमित शाह है, जिनको मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने चंदन की गदा भेंट की। फिर सहकारिता मंत्री राजस्थान के गौतम कुमार दख, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को चंदन की कृष्ण पंछी भेंट की, ठीक है, बात चंदन की हो रही, ठीक है। निर्माता मोहित जांगीर जयपुर है उस पंछी के, और चंदन की गद्दा के निर्माता चुरू के कलाकार है। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इन्होंने यहां पर लॉन्च किया था, ठीक है। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था। सहकार रोजगार उत्सव कहां मनाया गया, दादिया गांव में मनाया गया। भाई दादिया गांव चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है, याद रखे, स्टार लगा ले भाई, कितने लगाना उतने स्टार लगा ले इस न्यूज के लिए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के अंदर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, जयपुर का डोल का बाद वन, ठीक है, और 12 का शाहबाद संरक्षण रिजर्व में हजारों पेड़ की कटाई पर रोक लगाया गया। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, हाईकोर्ट ने क्या है यहां पर हस्तक्षेप किया, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उनको इन्होंने रोका, लेकिन कौन से स्थान इनके कारण चर्चा में रहा था वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, जयपुर का डोल का जो बाद वन है और 12 का जो शाहबाद संरक्षण रिजर्व है, इन दोनों में हो रही पेड़ों की कटाई रोकी, कारण वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वृक्ष की कटाई हो रही थी, उस पर इन्होंने श्वेत संज्ञान लिया था। स्वच्छता अभियान हेरिटेज नगर निगम जयपुर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान 12 जुलाई, यानी क्या है, पूछा जाएगा कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया था, हेरिटेज नगर निगम जयपुर के द्वारा। स्वच्छता अभियान नाम, पूरा नाम क्या है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान, 12 जुलाई को इन्होंने चलाया था। धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हमने बात कर ली है, ठीक है। जगुआर फाइटर जेट क्रैश चूरू के अंदर क्या हुआ, जगुआर फाइटर है जेट है वो क्रैश हो गया,
कहां पर क्रैश हुआ उस गांव का नाम भी ध्यान में रख ले। 9 जुलाई को भानुदा गांव, रतनगढ़, चूरू। ठीक है, कौन सा गांव? भानुदा गांव है, ध्यान में रख ले भाई, गांव का नाम है, ध्यान में रख ले। चर्चा में रहा है तो 6 शिफ्टों में पेपर होगा आपके 4th ग्रेड वालों के, तो उन्हीं को तो जो है पूछा जा सकता है। तो भानुदा गांव भी याद रखे। प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटना हो गई, शहीद हो गई फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह देवड़ा, कहां के हैं? पाली के। और स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिद्धू कहां के? रोहतक के हैं। ये दो क्या है, यहाँ पर शहीद हो गए, यानी एक हमारे राजस्थान से है ऋषि राज सिंह देवड़ा पाली के, और एक स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु है आपके रोहतक के थे। ये दो क्या हो गए? ये दो इसके अंदर शहीद हो गए। भानुदा गांव रतनगढ़ के अंदर ये जेट क्रैश हो गया, जगुआर जेट था, ये ध्यान में रखें। ठीक है, भानुदा गांव रतनगढ़ गांव चूरू के अंदर। सहकारिता मंत्रालय चतुर्थ स्थापना दिवस 6 जुलाई 2025 रायसेन जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय समारोह हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? 2025 सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। चौथा स्थापना आपके जो दिवस मना रहे हैं 6 जुलाई को रायसेन आपके जयपुर के अंदर मनाया गया, राज्य स्तरीय समारोह था। नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 11 जुलाई 2025 को JKK जयपुर कला के अंदर, जयपुर कला के अंदर नटराज महोत्सव के अंदर आयोजन हुआ 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, नटराज महोत्सव कहाँ हुआ? जयपुर कला के अंदर। केरल आयुर्वेद वेलनेस सेंटर कहाँ स्थापित है? आपके जयपुर के अंदर, यानी केरली आयुर्वेदिक ग्रुप का 11वां राष्ट्रीय और 17वां अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। स्थान वैशाली नगर जयपुर के अंदर। पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार, यानी कहां पर? आपको जयपुर याद रख लेना। जल संरक्षण परियोजना कुकर जयपुर, 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता विकसित है। वर्षा जल संचयन हेतु इंदिरा सिंचाई। ये मैंने सारी बात यहाँ पर आपको MCQs के अंदर इसको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। ठीक है, MCQs के अंदर मैंने इसको बहुत आपको डिटेल में बता दिया। ये कुकर वाली जो जल संरक्षण परियोजना है उसको। अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप की बात करें नैरोबी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप की बात करें नैरोबी, यानी जुलाई 2025 तन्नू गोलाडा कोटपुतली खंडम नारेड़ा, यानी स्वर्ण मैन ऑफ द मैच। ठीक है, स्वर्ण या मैन ऑफ द मैच की बात करें या बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें, ठीक है, तन्नू गोलाडा को मिला है। यानी तन्नू गोलाडा को एक तो 1 नंबर मिला गोल्ड, फिर आपका मैन ऑफ द मैच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी 3 पुरस्कार इसको मिला। एक तो गोल्ड मिला, एक को मैन ऑफ द मैच मिला और एक बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ हुआ? केन्या नैरोबी के अंदर हुआ। ठीक है, केन्या नैरोबी के अंदर हुआ, नैरोबी केन्या के अंदर हुआ। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी है तो वहां पर हुआ। तो ये ध्यान में रखें, अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप नैरोबी के अंदर हुआ, जिसके अंदर तन्नू गोलाडा कहाँ की है? कोटपुतली की है। ठीक है, कोटपुतली की है तन्नू गोलाडा, और इनको जो है गोल्ड मेडल मिला, मैन ऑफ द मैच भी मिला और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। तो ये इनका नाम एक याद रखे, सपना काछावा शिखर की है, जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मिला। आयुष चांदपुरा शिखर के हैं, जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मिला। ठीक है, तो ये दोनों शिखर के हैं, ये कोटपुतली के हैं, ध्यान में रखें। राजस्थान कॉर्फ बॉल संघ अध्यक्ष नरेश कुमार जो शर्मा है वो आपके निर्वाचित हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखो, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान है, उसका उद्देश्य था आपकी योजनाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना। 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 3 महीने वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान चल रहा है, योजनाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना। उसके बाद देखो, स्टॉप डायरिया अभियान, क्या है? स्टॉप डायरिया अभियान है, ये भी चलाया गया आपके 1 जुलाई, याद रखें। यहाँ पर क्या याद रखोगे? 1 जुलाई। ठीक है, स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त की बात करें। ठीक है, 1 जुलाई और 15 अगस्त, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान। डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS रखे अपना ध्यान, इसकी क्या है? थीम है, ये ध्यान रखें। अगला देखो, राज्य मंत्रिमंडल बैठक के अंदर 3 नीतियां हुई, 14 जुलाई को हुई, अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने की थी, हमने पढ़ लिया। टाउनशिप पॉलिसी पढ़ ली, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हमने पढ़ ली। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। CGD हमने पढ़ लिया था, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, और मेडिकल वैल्यू MVT पढ़ लिया था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कौन सा? स्थापना 68वां स्थापना दिवस है, याद रख ले भाई। स्थापना दिवस कौन सा है? 68वां है, 15 जुलाई 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर क्या है? ये मनाया गया था। तीज महोत्सव कहाँ मनाया? कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। 27 जुलाई 2025 आयोजक पर्यटन विभाग। पहला दिन यहाँ पर पारंपरिक तीज माता की सवारी निकाली गई, दूसरा दिन यहाँ पर बूढ़ी तीज की सवारी निकाली गई। ठीक है, तीज महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 प्रोफेसर जनक सिंह मीणा है, इनको सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर गुजरात केंद्रीय विद्यालय संपादक अरावली उद्घोष के कारण इनको क्या है? जनक सिंह मीणा को सम्मानित किया गया था। कबीर कोहिनूर सम्मान याद रख लेना। आयोजक कौन है? अखिल भारतीय कबीर मठ है इसका आयोजक है। और कबीर कोहिनूर सम्मान किसको दिया गया? प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को दिया गया था। जनक सिंह मीणा की हम जो है हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक आती है, और उसका अध्ययन हम क्या है? हम करते हैं तैयारी के दौरान। हमने भी पढ़ी थी इसको, जनक सिंह मीणा की एक पुस्तक है, उसको हमने भी पढ़ी थी। और ठीक है, यह हिंदी ग्रंथ अकादमी की इनकी पुस्तक आती है, तो इनको कबीर कोहिनूर सम्मान है वो मिला है। राजफेड MOU हस्ताक्षर हो गया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ में आपके राजफेड ने MOU किया है। नवीन फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन हुआ कहां पर? जयपुर में। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रेनवाल मांझी रोड, स्थान कहां पर? राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रेनवाल मांझी रोड पर आपके नवीन फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन हुआ जयपुर के अंदर। उद्घाटन किया था विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने।
उसके बाद में वनस्पति एवं उपज संरक्षण अभियान कहाँ, जयपुर। वनस्पति एवं उपज संरक्षण अभियान कहाँ पर, जयपुर। आयोजक जयपुर जिला प्रशासन। पंच गौरव लिशोड़ा वनस्पति आंवला उपज शुभारंभ आपके कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा पौधारोपण किया गया था। तो प्रश्न आएगा वनस्पति एवं उपज संरक्षण अभियान कहाँ पर चलाया गया, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है। हरित बालिका पहल, हरित बालिका पहल भुज जमुआ रामगढ़। ठीक है। हरित बालिका पहल याद रखना, हरित बालिका पहल भुज आपके जमुआ रामगढ़। ठीक है। यानी 2025 में जन्मी 14 बालिकाओं के लिए वृक्षारोपण करेंगे, पौधों पर राखी बांधना और हरित बालिका विशिष्ट पहचान पत्र वितरण करना। तो ये ध्यान में रखें, कितनी बालिकाओं के लिए, 14 बालिकाओं के लिए, ये संख्या भी ध्यान में रखें। हरित बालिका पहल जमुआ रामगढ़ याद रखें। उसके बाद में देखो भारतीय खान ब्यूरो सम्मान समारोह आरआईसी जयपुर के अंदर हुआ। 7 और 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों को यहाँ पर सम्मान दिया गया था। ठीक है। हम एमसीक्यूज के अंदर अच्छे से इसको पढ़ रखे हैं। क्वेस्ट की बात करें, ईस्टर्न चैलेंजर 2025 गौरवी अजमेरा जयपुर आपके गर्ल्स अंडर 11 विजेता रही थी, और युवान वर्मा जयपुर बॉयज अंडर 11 के चतुर्थ स्थान आया था, कोलकाता के अंदर हुआ था। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद में सुपोषित महाअभियान सांगोद कोटा 7 जुलाई शुभारंभ सीएम भजनलाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा। उद्देश्य मातृ शक्ति सशक्तिकरण और स्वास्थ्य संरक्षण, सुपोषित माँ अभियान ध्यान रखें। उसके बाद में इंडिया ओपन शूटिंग देहरादून के अंदर हुई थी, जिसके अंदर सुखमन सिंह जयपुर के हैं। सुखमन सिंह जयपुर के 10 मीटर एयर पिस्टल बदीर वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। कौन से वर्ग से संबंधित है, बदीर है, और इंडिया ओपन शूटिंग देहरादून के अंदर हुई थी, इन्होंने रजत पदक यहाँ पर जीता था। उसके बाद में यदि बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शन, जेम्स और ज्वेलरी प्रदर्शन कहाँ पर, जयपुर में हुआ था। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा 19वीं प्रदर्शनी थी, 4 से 6 जुलाई 2025 को जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा के अंदर हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता नासिक के अंदर हुई थी, 5 से 7 जुलाई अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता हुई थी। शाहनूर अलवर सेबर खेल में इन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता। 10-7 से केरल के शर्ली सागर इनको हरा दिया था भाई। ठीक है। तो आपके क्या, शाहनूर अलवर के क्या है, शाहनूर, इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये नाम इनका ध्यान में रखें। अगला देखो पत्रिका इग्नाइटर्स 11 से 12 जुलाई जयपुर 10वीं और 12वीं बोर्ड में श्रेष्ठ अंक प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ चुनाव, क्या भाई, राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ चुनाव 17 जुलाई 2025 स्थान राजस्थान खेल अधिनियम 2025 के तहत सम्मान। अध्यक्ष ललित कलाल बांसवाड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष अग्रवाल जयपुर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में राष्ट्रीय ओडीओपी 2024 पुरस्कार, क्या भाई, ओडीओपी। ठीक है। राष्ट्रीय ओडीओपी आपके पुरस्कार है 2024 भारत मंडप हम नई दिल्ली में दिए गए थे। राजस्थान राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी 1 के अंदर राजस्थान को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है, और अन्य कांस्य पदक विजेता गुजरात पश्चिम बंगाल। यानी राजस्थान जो है आपके श्रेणी 1 के अंदर कांस्य पदक राजस्थान को मिला है। ये ध्यान रखें। माधव सेवा सम्मान झुंझुनू आयोजक ब्रज स्मृति प्रन्यास है। सम्मानित आपातकाल के लोकतंत्र सेनानी सम्मान प्रदान करता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। यानी सम्मानित कौन हुए, आपातकाल के लोकतंत्र सेनानी हुए। आयोजक कौन है, ब्रज स्मृति प्रन्यास है। जुलाई के अंदर इसका आयोजन हुआ था। माधव सेवा सम्मान 2025 किसको मिला, झुंझुनू को मिला भाई। ठीक है। माधव सेवा सम्मान झुंझुनू। सिलिसेट झील रामसर साइट का प्रस्ताव है, इनका रख दिया गया है। कॉप 15 हुआ था, रामसर कॉप 15 जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है रामसर साइट का प्रस्ताव रखा था सिलिसेट झील के लिए। अलवर की सिलिसेट झील है। ठीक है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025, हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अवधि पार जो ब्याज हो चुका है उनके लिए एक मुश्त योजना हमने पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी, 2-3 बार इसको हमने अच्छे से पढ़ा था। प्रथम स्थान बिलाड़ा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक आया, और द्वितीय स्थान चित्तौड़गढ़ का आपके बैंक आया। तो इनका याद रखें, प्रथम स्थान कौन है, बिलाड़ा, और दूसरा स्थान कौन है, चित्तौड़गढ़ है। क्यों, क्योंकि ये जो योजना है ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, काफी चर्चा के अंदर रही थी। इस योजना का जो है आपके अच्छी चर्चा में रहती है, 3-4 बार हर महीने के अंदर आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, तो ये याद रख ले कि बिलाड़ा प्रथम आया और चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर पर आया। ठीक है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है यहाँ पर। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रयाणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण इनसे सम्मानित हुए हैं, और ख्वाब फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। सम्मानित कौन हुए, डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह ये सम्मानित हुए थे, और इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो ये हमारा जो है आपकी क्या, ये हमारा जुलाई करंट अफेयर था राजस्थान। ये हमारा राजस्थान का जुलाई करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जुलाई 2025 का जो करंट अफेयर है हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी हमने अब तक, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हमने जनवरी से, ठीक है, जनवरी से जुलाई हमारी जो बुकलेट है, हमारी जो किताब थी, उसको हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है। जनवरी से जुलाई पढ़ लिया है। इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर जो है ऐप की लिंक मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। ठीक है। जनवरी से जुलाई की ये जो पूरी पीडीएफ है 6 महीने की आपको ऐप में मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात,
हमारी जो एमसीक्यू है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कहाँ से? जनवरी टू आपके जुलाई कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हर एग्जाम्स के अंदर यहाँ से हूबहू प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज से हर एग्जाम्स के अंदर हूबहू प्रश्न आ रहे हैं। यूट्यूब पे सारी क्लासेस पड़ी है, पीडीएफ इसकी ऐप में पड़ी है, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे पड़ी है, सब जगह उपलब्ध है। टेलीग्राम और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन जरूर करें। यदि आपको जो है मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करें, ताकि हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा असली मोटिवेशन क्या है? आपके कमेंट्स ही है। ठीक है, धन्यवाद।